जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। और सारे साथियों का स्वागत है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 16 पर। लगभग आधी यात्रा खत्म करने की तरफ हम साथी चल चुके हैं। बहुत जल्दी हमारे 20 प्रैक्टिस सेशन इसी वीक में हो जाएंगे। क्या आप सब लोगों का रिवीजन एक ज़बरदस्त मोड पर है? एक बार थम्स अप करके बताएं और मुझे विश्वास दिलाएं कि मैं एक जीवंत छात्रों को पढ़ा रहा हूं जो जानते हैं कि जीएस में अपनी मजबूत पकड़ बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़ना, अच्छे कंटेंट को तैयार करना और उसको बार बार रिवाइज करना। यही एक बेहतर स्कीम है। बाकी इस दुनिया में और कोई योजना ऐसी नहीं है जो आपको बेहतरीन बना सके। तो उम्मीद करूंगा आप सब उस तरह की मेहनत करते होंगे। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 16 को शुरू करने से पहले 15 के दोस्त 5 प्रश्नों के जवाब देंगे और वही एक स्कोर की उम्मीद आपसे हमेशा बताएंगे। मार्गी विजय कुमार का संबंध, मार्ग में विजय की क्या सुनाई गई? कथा, कथा ही सुनाई गई आपका, और उनकी कली सुनाई गई, कथ कली। ठीक है। पन्नालाल घोष का संबंध किससे है दोस्त? फ्लूट से है, बांसुरी से है। किससे है? बांसुरी से इनका संबंध है। वैरामुड़ी उत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है आपका? क्या बोलेंगे? मुंडी से याद रखेंगे, नाटक वर्ड कर्नाटक। ठीक है। 1969 में लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन बने थे? राम सुभग सिंह बने थे। कौन बने थे? राम सुभग सिंह। राम सुभग सिंह बने थे। और सौरमंडल का साथी सबसे गर्म ग्रह कौन सा है आपका? हम कहेंगे वीनस है, शुक्र है। उसके लोह ऑक्साइड के कारण उस पर जो आयरन ऑक्साइड मिलता है। तो एक बार स्कोर सारे साथी बताएंगे, देखेंगे जी। सागर, सग्रिता, प्रियंका 3, प्रोफेसर हब 3 पर हैं, बलवंत कुमार आपका साथी 4 पर, मयंक 5, विपिन कुमार 5, निंजा 5 निंजा टेक्निक का उपयोग करते हुए, नम्मू गर्ल 5 पर आपका, खुशी 4 पर है, महाकाल के दीवाने 1 पर रह गए हैं साथी। ऐसा ना करो भाई। विपिन साहू, अभिषेक गुर्जर 4 पर, सुमन सिंह 4 पर हैं साथी, अरुण गौतम 4 पर हैं आपका, मोनिका यादव 5 पर हैं। सारे साथियों का स्वागत है। ठीक है। तो तैयार हो जाइए आज के प्रैक्टिस सेशन के लिए। बहुत अच्छे से नोट्स साथी बनाना। ठीक है। और हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला प्रश्न है दृक पंचांग। दृक पंचांग समझते हैं? हिंदी पंचांग। हिंदी पंचांग में भी साथी 12 महीने होते हैं। मैंने आपको बताया था पहला महीना चैत्र होता है और अंतिम महीना फागुन होता है। तो महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल पक्ष के एकम, एकम का मतलब है कि पहली तारीख को, जिसको हम साथी प्रतिपदा के नाम से भी जानते हैं, या आषाढ़ महीने में, या माघ के महीने में, या फागुन में। तो याद रख लेना, महाशिवरात्रि आपका फाग महीने में मनाई जाती है। क्या बोलेंगे? महाशिवरात्रि आपका साथी किसमें? माघ के महीने में मनाई जाती है। ऐसे ही साथी यहाँ पर हम बात करें आपका अन्य हिंदू त्योहारों की, मैं बात करता हूँ जो बार बार पूछता है एसएससी। क्या बोलेंगे? होली कब मनाई जाती है? आप मुझे बताना होली कब मनाई जाती है साथी। आप मुझे बताना दिवाली कब मनाई जाती है साथी। दिवाली किस हिंदू महीने, हिंदी कैलेंडर के महीने के अनुसार मनाई जाती है। करवा चौथ साथी कब मनाई जाती है? करवा चौथ कब मनाई जाती है आपका? राम नवमी कब मनाई जाती है? राम नवमी कब मनाई जाती है? राम नवमी बताएंगे आपका। एक हनुमान जयंती आप मुझे बताओ, हनुमान जयंती साथी कब मनाई जाती है? ये पूछे जाते हैं हिंदू त्योहार और हिंदू महीने। ठीक है। आपके क्या बोलेंगे? आपका हनुमान जयंती कब साथी? बसंत पंचमी बताएंगे। बसंत पंचमी को कब सेलिब्रेट किया जाता है? बसंत पंचमी आपका। रक्षाबंधन बताओ। और बाकी के 3 इकट्ठे एक साथ कौन कौन से हैं? एक तो साथी नवरात्र है। ठीक है। नवरात्र जिसको हम कहते हैं। एक साथी आपका नव के बाद में 10 यानी कि दशहरा है। और दशहरा के बाद में साथी आपका दुर्गा पूजा है। क्या बोलेंगे? दुर्गा पूजा को कब मनाया जाता है ये बताएंगे। तो होली सारे साथियों से उम्मीद करूंगा कि होली के बारे में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। होली पे क्या होता है? लग जाता है। और लग से क्या है? लगुन। लगुन कौन सा है? फागुन माह की पूर्णिमा को। क्या बोलेंगे? फागुन माह की पूर्णिमा को जब चंद्रमा पूरा दिखाई देता है। ठीक है। दीपावली कब मनेगी साथी आपका? दीपावली में आप कार तक नहीं जा सकते क्योंकि कोई ना कोई बम फोड़ देगा। कार्तिक की अमावस्या को, कौन सा? कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है। करवा चौथ की साथी हम बात करें, महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं, ये कार्तिक महीने में ही मनाया जाता है।
ठीक है। कार्तिक पे पति, करवा चौथ पर पति कैसे आया, क्या बोलेंगे भैया, कारतक गया और फिर आया, ठीक है, चलनी में मुंह देखने के लिए। चौथ है तो चतुर्थी डेट को मनाई जाएगी। राम नवमी और हनुमान जयंती दोनों के दोनों चैत्र महीने में मनाया जाता है। मैंने बताया ना, जो हनुमान जी के भक्त हैं वो चैट नहीं करते किसी से, चैत्र चैत्र आपका। अच्छा, नवमी है तो ये 9वीं डेट को मनाई जाएगी, चैत्र की नवमी को। और हनुमान जयंती साथी आपका, हनुमान जी के भक्त कैसे होते हैं भैया, पूर्ण भक्त होते हैं वो तो, ठीक है, पूर्णिमा को मनाई जाती है। बसंत पंचमी की बात करें, ये माघ महीने की पंचमी को मनाई जाती है, जो अभी हमने बात की थी आपका महाशिवरात्रि भी। रक्षाबंधन पर भैया सब आते नहीं आते, जी भैया सब रिश्तेदार आते हैं श्रावण में। हाथ पूर्ण भर जाता कि नहीं भर जाता राखियों से, जी भैया पूर्णिमा बहुत सारा पूर्ण भर जाता है। नवरात्र, दशहरा और दुर्गा पूजा, ये तीनों के तीनों साथी अश्विन महीने में मनाए जाते हैं। किसमें, अश्विन महीने में मनाए जाते हैं। जैसे नवरात्रि की बात करें तो प्रतिपदा को मनता है, दशहरा ये 10वीं डेट को मनेगा, दुर्गा पूजा ये 6ठी डेट को मनता है, याद रख लेना, षष्ठी को, अश्विन माह में। ऐसे याद रख लेना, अश्व पर बैठकर आपको 9 और 10 दुर्ग जीतने हैं। भाई घोड़े पे बैठ के तो दुर्ग और किले जीतते थे। नवरात्र आपका साथी, अगर हम बात करें दशहरा की बात करें या आपसे दुर्गा पूजा की बात करें तो आप बोलेंगे भैया वो किस पर, अश्व पर बैठकर जीतने हैं। किस पर, अश्व पर बैठ करके जीतने हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, मुझे बताओ, अब आप लोग जानते होंगे मैंने पहला और अंतिम महीना आपको बताया था, जी भैया, तो मुझे बताओ कौन सा फेस्टिवल है जो अंतिम महीने में मनता है। इनमें से कौन सा त्योहार है, कौन सा त्योहार है जो हिंदी कैलेंडर के अंतिम महीने में मनेगा। हिंदी कैलेंडर के अंतिम महीने में मैंने बहुत सारे त्योहार रख रखे हैं सामने, यहाँ पर आपके सामने हैं, तो अंतिम महीने में कौन सा मनेगा ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो क्या कहेंगे कौन सा होगा अंतिम महीना। पहला होता है चैत्र, दूसरा आपका चैत्र के बाद में साथी क्या होता है आपका वैशाख आ जाता है। तो अंतिम महीना कौन सा होता है, अंतिम महीना होता है फागुन। तो अंतिम महीने में कौन मनेगा आपका, होली मनाई जाती है। अंतिम महीने में क्या मनेगा आपका, होली मनाई जाती है, बुरा न मानो होली है। आर मुथु कन्नमल को 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से उनका योगदान क्या है। आर मुथु कन्नमल को आप किस नाम से जानते हैं, क्या बोलेंगे। आर मुथु कन्नमल भारतीय नर्तकियों में साथी एक बहुत बड़ा स्थान है। तो किस लिए जानते हैं, नीली क्रांति के लिए MS स्वामीनाथन जी को जानते हैं। उड़ीसा के गरीब और पिछड़े समुदायों के साथ काम करने के लिए जानते हैं। भरतनाट्यम की प्रारंभिक नृत्य शैली की संरक्षक हैं। तो भैया यहाँ पर लिखा हुआ भरतनाट्यम की प्रारंभिक नृत्य शैली, प्रारंभिक मतलब उसको क्या बोलते हैं हम, भरतनाट्यम के और क्या क्या नाम मैंने आपको बताए हैं, उनको भैया सदिर के नाम से जानते हैं। किनको समर्पित था भरतनाट्यम आपका, तो आप बोलेंगे भैया भरतनाट्यम जो था वो आपका मंदिरों को समर्पित था, यस और नो, जी भैया। तो मंदिरों में क्या होता था, जो गरीब घरों की लड़कियां थी उनको मंदिरों को समर्पित कर दिया जाता था कि वो वहां पर देवदासी बनी रहेंगी। तो ये जो मुथु कन्नमल है आपका साथी, ये जो मुथु कन्नमल है इनको बोलेंगे हम अंतिम देवदासी। आपसे क्वेश्चन पूछे अंतिम देवदासी यानी देवताओं को समर्पित कौन थे, तो आप बोलेंगे महिला हैं ये, आर मुथु कन्नमल इनका नाम है, आर मुथु कन्नमल, क्या बोलेंगे, ये अंतिम देवदासी है, याद रख लेना। और साथ ही अगर आपसे पूछे देवदासी नृत्य भारत के किस हिस्से में होता है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा किस दिशा में होगा भारत की देवदासी नृत्य साथी, कहाँ पर होता है, दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में होता है, दक्षिण भारत में। क्योंकि भरतनाट्यम कहाँ पर होता है, भरतनाट्यम का संबंध साथी आपका तमिलनाडु यानी कि आपका दक्षिण भारत से है। भरतनाट्यम की साथी हम बात करें ये कितने वर्ष पुराना है, भरतनाट्यम कहाँ का है, ये तमिलनाडु का है। मुझे बताओ साथी आप कितने वर्ष पुराना है, भरतनाट्यम कितने वर्ष पुराना है, तो क्या बोलेंगे कितने वर्ष पुराना है ये, तो आप बोलेंगे भैया सबसे पुराना यही है। और कितना पुराना है, 2000 वर्ष पुराना है, क्या बोलेंगे 2000 वर्ष पुराना ये है आपका। और ब्रिटिश सरकार ने इस पर प्रतिबंध कब लगा दिया था, ब्रिटिश सरकार ने इसको कब प्रतिबंधित किया था, ब्रिटिश सरकार ने मंदिरों पर नृत्य पर रोक लगा दी। ब्रिटिश सरकार, क्या बोलेंगे, ब्रिटिश सरकार ने इस पर रोक कब लगाई थी, तो ब्रिटिश सरकार ने रोक लगाई साथी आपका 1910 में, क्या बोलेंगे 1910 में ब्रिटिश सरकार ने बोला कि इसको प्रतिबंधित कर देंगे। क्या करते हैं, इसको
प्रतिबंधित कर देते हैं। और अंतिम देवदासी आर मुथुकन्नल, ये बात आप समझ गए होंगे, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं पूछूं भरतनाट्यम जो है किस धर्म को दर्शाता है? भरतनाट्यम किस धर्म को दर्शाता है? तो आप कहेंगे भरतनाट्यम शैव धर्म से संबंधित है। शैव धर्म समझते हैं, क्या बोलेंगे? शैव धर्म से मतलब कौन से देवता से है? जो भगवान शिव जी के उपासक हैं। क्या बोलेंगे? भगवान शिव जी के जो उपासक हैं, जैसे भगवान विष्णु जी के उपासक उनको हम वैष्णव बोलते हैं, ऐसे ही भगवान शिव के विशेष जो आपका साथी उपासक हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम शिव जी के उपासकों को शैव कहते हैं। क्या बोलेंगे? शैव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिमाचल प्रदेश में हिडिंबा देवी के सम्मान में, हिडिंबा देवी का मंदिर भी वहीं पर है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है? क्या सोरोई महोत्सव है आपका साथी? ये नॉर्थ ईस्ट में बहुत होता है। बिस्वा आपका साथी बिहार झारखंड वाले इलाके में बहुत होता है। माघी होता है कि डोंगरी होता है? डोंगरी, जिसको हम डूंगरी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? डूंगरी के नाम से। तो डूंगरी उत्सव कहाँ का है साथी? आपका हिमाचल का है। किसकी याद में है? हिडिंबा देवी के सम्मान में है। क्या आप मुझे कुछ 2 उत्सव बता सकते हैं साथी हिमाचल प्रदेश के? क्या बोलेंगे? भैया हिमाचल प्रदेश के अगर फेस्टिवल्स की मैं बात करूं तो क्या आप मुझे बताएंगे कुछ फेस्टिवल्स जो आपको याद हो? तो आप कहेंगे भैया पहला तो हम याद रखेंगे नलवारी। हिमा और आंचल क्या करती हैं? नल पर वारी वारी से जाती हैं। नलवारी पशु मेला कहाँ पर लगता है? यहाँ पर अपने पशुओं को ये लोग सजाते हैं। क्या बोलेंगे? नलवारी साथी जो पशु मेला है वो कहाँ पर आयोजित होता है? हिमाचल प्रदेश में आयोजित होता है। बसंतोत्सव कहाँ पर आयोजित होता है? बसंतोत्सव, क्या बोलेंगे? बसंतोत्सव कहाँ पर आयोजित होता है? हिमाचल प्रदेश में। कसौल तो जगह कहाँ पर पड़ेगी आपका साथी? हिमाचल प्रदेश। कसौल संगीत समारोह, क्या बोलेंगे? कसौल संगीत समारोह कहाँ पर आयोजित होता है? हिमाचल प्रदेश में आयोजित होता है। आपसे पूछे साथी सायर महोत्सव, क्या बोलेंगे? सायर महोत्सव कहाँ पर आयोजित होता है आपका? सायर फेस्टिवल कहाँ का है? आपसे पूछ ले हल्दा, क्या पूछे? हल्दा। एसएससी ने क्या नाम दिया था इसका अपने एग्जाम में? हल्दा। हल्दा महोत्सव कहाँ पर आयोजित होता है? तो हल्दी किसको लग रही है? हिमा और आंचल को साथी। और आपका पोरी उत्सव कहाँ का है? क्या बोलेंगे? पोरी उत्सव कहाँ का है? ठीक है, जब बड़े स्तर पर आयोजित हो तो महोत्सव हो जाता है, महाधन उत्सव हो जाता है। अगर बहुत बड़े स्तर पर नहीं है तो फिर उसको उत्सव के नाम से, फेस्टिवल के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे आपका कौन कौन से? नलवारी, एक बार दिखाएं बच्चों के और क्या क्या लिख रहे हैं भैया। हल्दा कई साथियों ने लिखा, बहुत बढ़िया। चैट, उनकी शादी हो रही है तो वो चैट भी कर रही है। चैट फेस्टिवल भी कई साथियों ने लिखा, वो फुल एस में है, फुलैच भी बोलते हैं, फ्लाइच भी बोला जाता है उसको। क्या बोला जाता है? फ्लाइच फेस्टिवल कहाँ का है साथी? चैट बोला जाता है, चैट बोला जाता है। ठीक है, ग्रेवाल, गिप्पी ग्रेवाल के गाने सुन रही है अपने हल्दी के फंक्शन में। ठीक है, हल्दी का फंक्शन है उनका, नल पर बारी बारी जाके अपना मुंह धुलती हैं, अपने वाले को बताती हैं मैं कैसी लग रही हूँ। फुल ऐस में है, गिप्पी ग्रेवाल के गाने सुन रही हैं। और संगीत क्या चल रहा है? कसौल में संगीत का प्रोग्राम है। गुची के कपड़े पहन रखे हैं, एक साथी ने हमारा बताया गुची फेस्टिवल, बहुत बढ़िया। दोनों के दोनों को उनके वालों ने गुची के कपड़े भेज दिए भैया। गुची फेस्टिवल, ये सब कहाँ के हैं साथी हमारे? ये सारे के सारे हिमाचल प्रदेश के उत्सव हैं। नेक्स्ट, भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों के निम्न में से किस समूह में सबसे कम पुरुष साक्षरता दर दर्ज की गई? सबसे कम पुरुष साक्षरता कहां पर, पुरुष साक्षरता सबसे कम कहां पर दर्ज की गई? 2 राज्य दिए हुए हैं, अरुणाचल प्रदेश और उड़ीसा में, बिहार और राजस्थान में, राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश में, या बिहार और अरुणाचल प्रदेश में। मुझे पता है आप में से ज़्यादातर बच्चे इसका उत्तर बी देंगे और ये बात गलत हो जाती है, क्योंकि मैंने कक्षा में आपको पुरुष साक्षरता तो बताया ही नहीं था। मैंने जो डेटा बताया था कि पहले नंबर पर आप भैया बिहार को रखना विकल्प के अनुसार, और दूसरे पे राजस्थान को रखना। ये सिर्फ किसकी बात हुई थी? साक्षरता की बात हुई थी। और महिला साक्षरता की बात भी हमने की थी। किसकी? महिला साक्षरता सबसे कम कहाँ की है? नंबर 1 पर बिहार और नंबर 2 पर राजस्थान। ये मैंने आपको बताया। पुरुष साक्षरता तो मैंने आपको बताया ही नहीं था, तो आपने अपने पास से एज्यूम किया। क्या आंसर होगा? बिहार और अरुणाचल प्रदेश। क्या बोलेंगे? बिहार और अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि बिहार में जो पुरुष साक्षरता वो 71.2 और अरुणाचल प्रदेश में जो है वो 72.6% है। तो ये कौन सा सबसे कम साक्षरता बिहार में और अरुणाचल प्रदेश का है? सेकंड प्लेस। क्या बोलोगे? ये सेकंड प्लेस पर है, दूसरा नंबर है इसका। और पहला स्थान सबसे कम कहां पर है? सबसे कम पुरुष साक्षरता कहां पर है? तो हम बोलेंगे बिहार में है। ठीक है,
अच्छा मुझे बताओ साथी, आप अगर हम बात करते हैं 2011 के सेंसस की, 2011 की जनगणना की यदि हम बात करें, तो भारत की साक्षरता दर कितनी है जरा बताएं। मैंने आपको कितनी बताई थी? तो आप कहेंगे भारत का जो लिटरेसी रेट है वो है साथी आपका 74% लगभग, हम बात कर सकते हैं 74.04% है। इस बात में तो कोई दिक्कत नहीं किसी को? जी भैया कोई दिक्कत नहीं। मुझे बताओ जब भारत आज़ाद हुआ तो उस टाइम आपका जो जनगणना हुई थी वो 1951 में हुई। तो यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है 1951 की तुलना में भारत की जो साथी साक्षरता है कितने गुना बढ़ी है। यानी 1951 में हमारा सेंसस कितना था? सेंसस के अनुसार लिटरेसी रेट 18.33%। तो मुझे बताओ आज़ादी के बाद में कितने गुना लगभग हो गई? तो कितने की गुना करें? 18 में जो 74 आए तो हम बोलेंगे भैया गुना 4 हो गई। तो कितने गुना हो गई है भैया? 4 गुना हो गई है, ये बात याद रख लेना। अब हम बात करते हैं साक्षरता के लिए कितने वर्ष के उम्र के बच्चों को चुना जाता है। लिटरेसी रेट जो साथी फाइंड होता है, क्या बोलेंगे? जो भैया हमारा लिटरेसी रेट फाइंड होता है, जो साक्षरता दर हम बताते हैं वो बताते हैं 7 वर्ष से अधिक के बच्चे। क्या बोलोगे? 7 वर्ष से अधिक का जो बच्चा है यदि वो लिखना पढ़ना जानता है, अधिक का जो बच्चा है यदि वो लिखना पढ़ना जानता है, उम्र कितनी होनी चाहिए? 7 वर्ष। लेकिन आप मुझे बताओ ये 7 वर्ष किस वर्ष से की गई? किस वर्ष से इसका जो आधार है हमने किस वर्ष से इसका बेस ईयर हमने 7 ईयर रखा है? किस वर्ष से? तो आप कहेंगे 1971 की सेंसस से, 1971 से। तो पहले भैया फिर कितना होता था? पहले यह 5 वर्ष था। क्या बोलेंगे? पहले यह होता था 5 वर्ष। ठीक है, पहले 5 वर्ष से ज्यादा के बच्चों को गिना जाता था, अभी 5 वर्ष के बच्चे को साक्षर में काउंट नहीं किया जाता, उम्र 7 या उससे ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ये कब से हुआ साथी? आपका 1971 से, ये याद रखेंगे। अच्छा मुझे आप बताएं, जैसा मैंने आपको बताया सबसे कम पुरुष साक्षरता, सबसे कम पुरुष साक्षरता, इसमें पहले नंबर पर आप मैंने आपको कौन बताया? मेल में। फीमेल का तो मैं आपको पहले बता चुका, बिहार फिर राजस्थान आता है। तो सबसे कम आपका साथी बिहार है, बिहार 71.2%। फिर मैंने बताया आपको साथी अरुणाचल, अरुणाचल का प्रतिशत मैंने आपको बताया 72.6%। तीसरे पर साथी आंध्रा आता है 74.9% के साथ में। तो ये तीनों याद रखने हैं। सबसे कम पुरुष साक्षरता का गिरता हुआ क्रम। अच्छा यहाँ पर हम बात करें सबसे कम स्त्री साक्षरता के 3 राज्य कौन से होंगे? सबसे कम जो फीमेल लिटरेसी रेट है, सबसे कम जो स्त्री साक्षरता है, उसके 3 राज्य कौन कौन से होंगे? तो आप बोलेंगे भैया पहला राज्य जो है वो हमारा बिहार है, ये हम जानते हैं, ये कंफ्यूज नहीं होना इसलिए दोबारा से लिखा रहा हूँ बिहार। दूसरे पे आएगा राजस्थान, फिर विकल्पों में देख लेना, हो सकता है बिहार राजस्थान कोई भी विकल्प ना दे। तो तीसरा होगा झारखंड सबसे कम साक्षरता के मामले में। क्या बोलोगे? सबसे कम कौन सा होगा? पहले बिहार आपका स्त्री साक्षरता में, फिर आपका साथी राजस्थान, फिर झारखंड। अच्छा मुझे बताओ स्त्री पुरुष जो साथी साक्षरता उसमें सबसे बड़ा अंतर कहाँ पर है? क्या बोलेंगे? स्त्री पुरुष साक्षरता में, यानी कि मेल और फीमेल का जो लिटरेसी रेट है, स्त्री पुरुष साक्षरता का सबसे ज्यादा अंतर कहाँ पर है? साक्षरता का सबसे बड़ा जो डिफरेंस आता है किस स्टेट में है? सबसे बड़ा अंतर क्या बोलेंगे? सबसे बड़ा अंतर ये किस स्टेट में आता है? तो आप बोलेंगे ये भैया राजस्थान में आता है। किस में आता है? राजस्थान में आता है। और ये डिफरेंस है राजस्थान में दोस्त आपका 27.1%। क्या बोलोगे? 27% का डिफरेंस है आपका मेल और फीमेल लिटरेसी में। अच्छा सबसे कम अंतर मैं पूछूं, स्त्री पुरुष साक्षरता का सबसे कम अंतर मतलब लगभग स्त्री और पुरुष समान रूप से पढ़े लिखे हैं, ये कहाँ पर आता है? मेघालय में सबसे कम डिफरेंस आता है साथी आपका, और वो है 3.1%। ठीक है, परसेंटेज बेशक आप याद ना करें लेकिन आपको पता होना चाहिए। सबसे बड़ा जो डिफरेंस है क्या बोलेंगे? वो राजस्थान का है, और सबसे कम डिफरेंस जो है वो साथी आपका मेघालय का है। हम गलती नहीं करेंगे भैया, ठीक है, हम गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट, मुराद अली एक प्रसिद्ध वादक है। मुराद अली, क्या बोलेंगे भैया? क्या बताया था मैंने आपको, जरा बताएंगे। मुरादे भैया, कोई मुराद करते हैं हम, कोई मांग करते हैं, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बोलेंगे भैया फटाफट से बोलेंगे फटाफट से बताएंगे गजब तरीके से। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बी 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 बी। तो मुरादे क्या होनी चाहिए भैया? सारी पूरी होनी चाहिए। और सारंगी से कुछ नाम बताएं।
भैया नाम हमेशा सबसे ज्यादा कौन पूछे जाते हैं? जिनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका। कभी भी आप देखें, आगामी वर्षों में आप देखना या पिछले वर्षों में देखें, मोइनुद्दीन खान, ऐसा नहीं है कि भैया ये कहते हैं बहुत सारे लोग कि एसएससी प्रीवियस ईयर में पूछ रही है, जो फिक्स चीजें जिनको आपका संगीत नाटक अकादमी उन्हीं को बार बार पूछता है। मोइनुद्दीन खान हो गया, ठीक है। ध्रुवा घोष, क्या बोलेंगे? ध्रुवा घोष हो गए, किससे जुड़े हुए हैं? सारंगी से जुड़े हुए हैं। ध्रुवा घोष आपसे पूछ ले। साबरी खान, ठीक है, साबरी खान है आपका। सुल्तान खान है साथी, सुल्तान खान, क्या बोलेंगे? सुल्तान को बिल्कुल सब्र नहीं है, क्या बोलेंगे? सुल्तान को बिल्कुल सब्र नहीं है, सारी की सारी शक्कर खा गया। शकूर खान का संबंध किससे है? क्या बोलेंगे? सुल्तान को बिल्कुल भी सब्र नहीं है, सारी मतलब सारी की सारी शक्कर क्या हो गया है? वो खा गया है। क्या बोलेंगे? सारी की सारी शक्कर। और पंडित राम नारायण तो एक बड़ा नाम साथी है ही, क्या बोलेंगे? पंडित राम नारायण। अच्छा मुझे बताएं, गिटार से मैंने आपको सबसे प्रमुख नाम कौन सा बताया था कि भैया गिटार से भूलना मत? क्या बोलेंगे? एक ही नाम सबसे ज्यादा चर्चित है, ब्रजभूषण काबरा। क्या बोलेंगे? ब्रजभूषण। दो नाम और मैंने आपको बताए थे, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चित कौन है? ब्रजभूषण काबरा, ये हम लिख चुके। तबला से साथी आपका संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है आपका रविंद्र यावागल। बल हम याद करते हैं हमेशा, रविंद्र कह रहा या बगल में दबा के मार दूंगा मैं, बगल में देखो, बल की बात कर रहा नहीं कर रहा है, ताकत की बात कर रहा है। और बांसुरी से जब हम जाने तो साथी चेतन जोशी होंगे। कौन होंगे? चेतन जोशी का संबंध किससे है? वो बांसुरी से है। क्या बोलेंगे? चेतन जोशी का संबंध किससे है? वो साथी आपका बांसुरी से है। नेक्स्ट आगे आएंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी की थी? मैं आपसे पूछूंगा अभी तक साथी कितने खेलो इंडिया गेम्स आयोजित हो चुके हैं? अभी तक कुल कितने खेलो इंडिया गेम्स भारत में हो चुके हैं, मुझे बताएंगे। देखो, खेलो इंडिया के बारे में याद रख लेना साथी, ये भारत के साथी जो खेल है उसकी भावना को बढ़ाने के लिए, इसमें एक कैटेगरी तो होती है जो 17 से कम उम्र के बच्चे होते हैं। कैसे बच्चे होते हैं? स्कूल के बच्चे, एज होनी चाहिए 17 से कम। और फिर देखे जाते हैं आपका यूनिवर्सिटी के बच्चे जो 21 से कम के होने चाहिए। कैसे छात्र होने चाहिए? विश्वविद्यालय के आपका छात्र होने चाहिए, उम्र 21 से कम हो। ठीक है, तो यानी कि आपका साथी क्या होगा? 17 से 21, ये 17 21 ये दोनों याद रखेंगे। ठीक है जी। तो चौथे कहां पर हुए थे? आपका हरियाणा में हुए थे। चौथे कहां पर हुए थे? हरियाणा में हुए थे। देखो अब तक कितने हो चुके हैं? 6। बहुत सारे साथियों ने लिखा। क्रम याद रख लेना दोस्त, इनका कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, पहले जो हुए वो दिल्ली में आयोजित हुए। पहले कहां पर हुए थे? दिल्ली में आयोजित हुए थे। दूसरे पूछे महाराष्ट्र में आयोजित हुए। कहां पर? महाराष्ट्र में आयोजित हुए। तीसरे जो आयोजित हुए वो आपका असम में आयोजित हुए, ठीक है, गुवाहाटी में। चौथे पंचकुला हरियाणा में आयोजित हुए थे। कहां पर? हरियाणा में आयोजित हुए थे। आपका साथी पांचवे एमपी में। कहां पर? मध्य प्रदेश में आयोजित हुए। और छठे अभी आपका तमिलनाडु में, ठीक है, छठे आपका तमिलनाडु में आयोजित हुए। कैसे याद करेंगे? ऐसे याद रख लेना। क्या बोलेंगे? DMAS हर हरियाणा, MP, ठीक है, हरियाणा हर MP, और TML किसको बोलते हैं? तमिलनाडु को। तो क्या बोलेंगे भैया? क्या बोलेंगे? DM, एक बहुत चर्चित DM है। DM को कह रहे हैं आज शाम हर MP तुमसे मिलना चाहता है। इतना चर्चित DM हो गया है कि आज शाम हर MP देश का उससे मिलना चाहता है। दिल्ली, महाराष्ट्र, असम, हरियाणा, MP और तमिलनाडु। अभी छठे हुए तमिलनाडु में, यहाँ पर प्रथम स्थान किसका आया ये आपको पता होना चाहिए। तो अभी छठे जो साथी आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए, उसमें पहला स्थान जो आया आपका, फर्स्ट प्लेस जो आया, याद रखेंगे किसका आया है? महाराष्ट्र का आया है। किसका आया साथी? महाराष्ट्र का भैया पहला स्थान आया है। अच्छा, जब वो पहले आयोजित हुए थे तो पहले में पहला स्थान किसका आया था? पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जो प्रथम स्थान हासिल किया था वो किसने किया था? हरियाणा ने। मैं आपसे पूछूंगा दोस्त, पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स कब हुए थे? तो आप बोलेंगे पहले हुए थे भैया 2018 में, और ये आपका साथी हुए हैं कब? 2023 में। तो पहले आपका कब हुए थे? आप बोलेंगे 2018 में हुए। कब हुए? 2018 में हुए। जब ये खेल शुरू हुए थे तभी आया था खेलो इंडिया ऐप। आपसे पूछे खेलो इंडिया ऐप साथी कब लॉन्च हुआ था?
खेलो इंडिया ऐप, ऐप का मतलब होता है एप्लीकेशन, क्या बोलोगे? खेलो इंडिया ऐप साथी आपका 2019 में आया। कहाँ पर लॉन्च हुआ था? नई दिल्ली में लॉन्च हुआ था, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था। तो क्या बोलेंगे? 2019 में लॉन्च हुआ और कहाँ पर साथी आपका? नई दिल्ली में लॉन्च हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है, सनी डेज एन ऑटोबायोग्राफी निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर ने लिखी है? आप सबको साथी मैं बता दूं, जैसे खिलाड़ियों की, भारतीय खिलाड़ियों की पुस्तकें बहुत पूछी जाती हैं, उसी तरह से उसमें खिलाड़ियों के अलावा सबसे ज़्यादा चर्चित हैं आपका किसका? मैंने आपको बताया था टेनिस खिलाड़ी और क्रिकेट खिलाड़ियों की सबसे महत्वपूर्ण है। तो सुनील गावस्कर, जिनका अन्य नाम क्या है? जैसे सचिन जी को हम बोलते हैं मास्टर ब्लास्टर, इनको हम क्या बोलते हैं जरा बताएंगे? आपका राहुल द्रविड़ की साथी द वॉल है, द, या पूछ सकते हैं द गाय हु फिनिश फर्स्ट, क्या बोलेंगे? द गाय हु फिनिश, ये किसकी बुक है? द गाय हु फिनिश किसकी है? आपका राहुल द्रविड़ की। कपिल देव जी की किताब कौन सी है साथी? कपिल देव जी की है आपका स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, क्या बोलेंगे? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करना, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किसकी बुक है? ये आपका कपिल देव जी की। मोहिंद्र अमरनाथ जी की नहीं जानते साथी। अब मैं आपसे कुछ किताबें यहाँ पर पूछूंगा, मुझे बताना, ठीक है। कुछ चर्चित किताबें पूछते हैं, जैसे एसएससी सीजीएल नहीं पूछा, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये किसकी है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये किसकी है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, ये किस भारतीय की पुस्तक है? ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, एक शतक काफ़ी नहीं है, ठीक है। 281 एंड बियॉन्ड, 281 एंड बियॉन्ड, ये किसकी बुक है साथी बताएंगे? प्लेइंग इट माई वे, क्या बोलेंगे? प्लेइंग इट माई वे, ये किसकी चर्चित किताब है? प्लेइंग इट माई वे। और जैसे साथी क्रिकेट की एक चर्चित किताब है सिक्स मशीन, क्या बोलेंगे? सिक्स मशीन किसकी बुक है? सिक्स मशीन को किसने लिखा है? आपका ट्रू कलर्स, क्रिकेट की एक चर्चित पुस्तक है साथी, ट्रू कलर्स, ये किसकी बुक है? ट्रू कलर्स आपका। द डेफिनेट बायोग्राफी, क्या बोलेंगे? द डेफिनेट बायोग्राफी, ये किसकी बुक है? द डेफिनेट बायोग्राफी। दरअसल में साथी ये सचिन तेंदुलकर जी के ऊपर लिखी गई पुस्तक है, लेकिन लिखी किसने है? सचिन तेंदुलकर जी के ऊपर बुक है। जैसे क्रिकेट की एक बुक है इम्परफेक्ट, क्या बोलेंगे? इम्परफेक्ट बुक के लेखक कौन है? इम्परफेक्ट को किसने लिखा है? ड्रीवन, जो साथी आपका विराट कोहली जी पर आधारित है, क्या बोलेंगे? ड्रीवन, जिसका संबंध विराट कोहली से है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? क्या बोलेंगे? इस पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको बताने हैं। तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जब अपनी साथी कैंसर की इंजरी के से बाहर निकले, किसने लिखी थी? यूवी ने। और यूवी कौन है साथी? आपका युवराज सिंह है। कौन है? युवराज सिंह है। 6 छक्के के लिए जानते हैं, किंग्समीड के मैदान में किसके खिलाफ मारे थे 6 छक्के? ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, क्या बोलोगे? सौरभ गांगुली, क्या बोलेंगे जी? दादा, आपका कौन है ये? दादा, बंगाल टाइगर इनको बोलते। 281 एंड बियॉन्ड, VVS लक्ष्मण, वेरी वेरी स्मार्ट लक्ष्मण, ये इनका फुल नेम नहीं है, कभी सच में मान लो इसको। प्लेइंग इट माई वे, मास्टर ब्लास्टर, जिनको हम बॉम्बे बॉम्बर के नाम से भी जानते हैं, बॉम्बे बॉम्बर के नाम से भी जिनको हम जानते हैं, सचिन तेंदुलकर। सिक्स मशीन भैया कौन? क्रिस गेल, क्या बोलेंगे? सिक्स मशीन क्रिस गेल। बताना किन साथियों ने सारे उत्तर ठीक दिए। क्रिस गेल आपका ऑस्ट्रेलिया के साथी आपका विकेट कीपर बल्लेबाज थे, आपका कौन? एडम गिलक्रिस्ट, क्या बोलेंगे? एडम गिलक्रिस्ट। द डेफिनेट बायोग्राफी सचिन तेंदुलकर के ऊपर ये लिखी है साथी आपका वैभव पुरंदरे ने, क्या बोलेंगे? वैभव पुरंदरे ने। और आपका कमेंटेटर संजय मांजरेकर, क्रिकेटर रहे, क्या बोलेंगे? इम्परफेक्ट पुस्तक लिखी संजय मांजरेकर, क्रिकेट से इनका संबंध रहा है, ठीक है। और साथ ही ड्रीवन बुक जो विराट कोहली के ऊपर आपका निर्माता है, इसको लिखा है आपका विजय लोकपल्ली ने। किसने लिखा है? विजय लोकपल्ली ने इसको लिखा है, क्या बोलेंगे? विजय लोकपल्ली ने भैया इसको लिखा है, हम गलती नहीं करेंगे, होनी भी नहीं चाहिए। एक बार थम्स अप करके बताएं किन साथियों ने सारे के सारे उत्तर एकदम ठीक दिए थे, या कितने ठीक थे। क्वेश्चन थे हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। उम्मीद करेंगे कम से कम 5+ स्कोर आपका आया हो। आगे आएंगे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब किया गया? कब किया गया बताएंगे जी।
क्या बोलेंगे 2019 में किया गया, 2020 में, 2022 में या 2021 में? तो आप बोलेंगे भैया इनका नाम बदल के क्या बोलेंगे 2021 में कर दिया गया। क्या 2021 में? सबसे बड़ा पुरस्कार है, सब जानते हैं। राशि मुझे बताएं कितनी दी जाती है इसमें, इसी कक्षा में हमने आपसे बोला है पहले भी। तो आप बोलेंगे इसमें प्राइज मनी भैया 25 लाख रुपीस दी जाती है, 25 लाख रुपए दी जाती है। आप सब जो लोग जानते हैं कि पहली बार पुरस्कार किसको दिया गया, मुझे बताओ दूसरे व्यक्ति कौन है जिनको भारत का ये सबसे बड़ा खेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, पहले व्यक्ति सब जानते हैं, क्या बोलेंगे माइंड मास्टर के लेखक आपका विश्वनाथन आनंद हैं जो चेस से संबंधित हैं। ठीक है, पहली बार ये कब दिए गए थे विश्वनाथन आनंद जी, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं इसलिए फिर से नहीं लिखेंगे। पहली बार 1991-92 में दिए गए साथी ये। तो दूसरे व्यक्ति कौन है मुझे बताएं, दूसरे व्यक्ति कौन बने थे जिन्होंने आपका पाया है, किसको किसको पाया है दूसरे व्यक्ति? राजीव गांधी पाने वाले, दिखाएंगे भैया किसी बच्चे ने लिखा, क्या बोलेंगे? अगला सेशन हो जाएगा 92-93 का, क्या बोलेंगे भैया गीत सेठी। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है गीत सेठी का संबंध किस फील्ड से है? तो ये बिलियर्ड्स के खिलाड़ी हैं, देश के जाने माने बिलियर्ड्स के प्लेयर रहे हैं। क्या बोलोगे? बिलियर्ड्स के खिलाड़ी रहे हैं। और किस सेशन के लिए मिला? 1992-93 के सेशन के लिए इनको मिला था, याद रख लेना। आपसे पूछे किस वर्ष में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिए, कौन से वो वर्ष थे जिनमें इनको नहीं दिया गया? तो याद रख लेना 2008 और 2014। क्या बोलेंगे? 2008 और 2014 में ये अवार्ड्स नहीं दिए गए हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। मैं साथी आपसे पूछूं पहली महिला कौन है आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाली, जिनको आप नाम रख दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार? पहली महिला 1994-95 के लिए कर्णम मल्लेश्वरी हैं। जानते हैं ना कर्णम मल्लेश्वरी किस फील्ड से जुड़ी हुई हैं? भैया आपका भारोत्तोलन से, वेट लिफ्टिंग से जुड़ी हुई हैं, हम अच्छे से जानते हैं। और इन्होंने कांस्य पदक, पहली महिला होने का गौरव प्राप्त है, ओलंपियन, पहली ओलंपियन जिन्होंने मेडल प्राप्त किया सन 2000 में। मुझे बता सकते हैं आप 2000 के ओलंपिक कहां पर हुए थे सन 2000 के? क्या बोलेंगे? ये पहली महिला हो गई साथी। आपसे मैं पूछूं पहले क्रिकेटर कौन है? पहले क्रिकेटर कौन है साथी आपका? पहले क्रिकेटर 1997-98 के सेशन के लिए आपका कौन थे? सचिन तेंदुलकर जी हैं। कौन है? सचिन तेंदुलकर है। पहले हॉकी में साथी कौन है? आप मुझे बताएं पहले हॉकी में कौन है? पहले हॉकी में कौन है आपका? 1999-2000 के सेशन के लिए, पूरे सेशन के लिए मिलता है। तो कौन है? धनराज पिल्ले हैं, जो प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी रहे हैं भारत की हॉकी टीम के, धनराज पिल्ले को दिया गया है। पहली महिला हॉकी से कौन रही हैं? पहली महिला हॉकी से अभी पिछले वर्षों में बहुत चर्चात रही। पहली महिला हॉकी के लिए साथी आपका किस सेशन के लिए? रानी रामपाल जी को मिला। किसको? रानी रामपाल जी को मिला, ये आपको पता होना चाहिए। पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है? रानी रामपाल। अभी 2023 में किसको मिला जरा बताएंगे? 2023 में बैडमिंटन के लिए दिया गया साथी। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसको मार्क करना है, क्या बोलेंगे? ये कौन कौन थे? चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज। क्या बोलेंगे? चिराग शेट्टी को दिया गया, और कौन था आपका? सात्विक राज। इतना नाम याद रख लो। क्या बोलेंगे? सात्विक राज। क्या बोलेंगे? सात्विक राज। मैं पूछूं आपसे साथी, जो ये अवार्ड है भारत का सबसे बड़ा, इसको कौन सा मंत्रालय देता है? कौन सा मंत्रालय, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा ये दिया जाता है? तो आप लोगों से मंत्रालय बताएंगे, कौन सा मंत्रालय इस पुरस्कार को देता है? तो मंत्रालय आप बताएंगे भैया, मंत्रालय है आपका खेल एवं युवा मंत्रालय। क्या? खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा आपका इसको दिया जाता है। क्या बोलेंगे? स्पोर्ट्स एंड यूथ मिनिस्ट्री के द्वारा इसको दिया जाता है, खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा। ठीक है, आगे आएंगे। प्रत्येक कबड्डी मैच की देखरेख के लिए कितने अधिकारी होते हैं? कितने ऑफिसर्स होते हैं जो मैच को रिव्यू करते हैं कि कबड्डी मैच में कोई गड़बड़ तो नहीं है, स्कोरिंग तो नहीं है? ठीक है, आगे आएंगे। कोई बोलेंगे प्रत्येक कबड्डी मैच की देखरेख के लिए कितने अधिकारी होते हैं? गुरुजी एक क्वेश्चन पर ही सारा टाइम निकाल देंगे क्या? बेटा पहली बार आए हो क्लास में, क्या घूमते फिरते आ गए हो, है ना? कनॉट प्लेस है ये। ऐसे टिक करो आगे बढ़ो, टिक करो आगे बढ़ो, एक क्वेश्चन का एक उत्तर, एक ट्रिक, आगे बढ़ो। खेल करवाना चाह रहे हो क्या अपने साथ जिंदगी में? बोलेंगे जी कितने अधिकारी होते हैं? आगे आएंगे। तो कितने अधिकारी होते हैं भैया? 6 अधिकारी होते हैं। कितने अधिकारी होते हैं? 6 अधिकारी होते हैं। इतने सारे लोग देखते हैं। अच्छा क्रिकेट में एम्पायर कितने होते हैं बताएंगे जरा?
क्रिकेट के एम्पायर जानते हैं ना, 4 एम्पायर होते हैं, वो भी पता होना चाहिए आपको। अब जैसे बात करें ये 6 कौन कौन होते हैं, एक तो भैया इसमें रेफरी होता है, क्या बोलेंगे, अब पूछ ले रेफरी की संख्या कितनी है तो आप बोलेंगे 1, तब 6 मत लिख देना। आपसे पूछे स्कोरर कितने होते हैं तो 1 स्कोरर होता है, 2 सहायक स्कोरर होते हैं, क्या बोलेंगे, 2 साथी असिस्टेंट स्कोरर होते हैं, 2 होते हैं सहायक स्कोरर, और 2 होते हैं रेफरी, क्या होते हैं, 2 भैया जी रेफरी होते हैं। इस तरह से क्या होते हैं आपका 6 होते हैं। तो रेफरी की संख्या पूछे तो 2 कहना, असिस्टेंट स्कोरर पूछे 2, आपसे बोले भैया रेफरी कितना तो 1 आपका, ठीक है। और आपसे पूछ ले साथी, क्या बोले आपसे, स्कोरर पूछ ले, सॉरी 2 रेफरी कह रहा हूं, 2 एम्पायर, एम्पायर पूछ ले आपसे साथी तो 2 होंगे, क्या बोलेंगे, रेफरी तो 1 होता है। एम्पायर पूछे तो क्या कहेंगे, एम्पायर पूछे तो 2 कहेंगे, और रेफरी पूछे तो 1 कहेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे आपका, ये क्या होता है आपका, इस तरह से 6 होते हैं। कबड्डी के मैच की साथी अगर हम बात करें आपसे, मुझे बताओ साथी कुल अधिकतम खिलाड़ी कितने होते हैं एक टीम की तरफ से, कुल अधिकतम खिलाड़ी कितने होते हैं, अधिकतम खिलाड़ी कितने होते हैं ये बताना है। देखो मैदान पर तो 7 खेलते हैं, ये तो हम जानते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपसे बता दूं, और क्या होता है, मैदान पर तो खिलाड़ी होते हैं आपका 7, लेकिन कितने होते हैं आपका, तो कुल अधिकतम खिलाड़ी पूछे 12 खिलाड़ी होते हैं किसमें आपका, कबड्डी की टीम में। मैदान पे कितने खेलते हैं, 7 खेलते हैं। मैदान का माप मैंने आपको बताया 13 गुणा 10 मीटर, याद है, थम्स अप करें। महिलाओं के लिए 12 गुणा 8 मीटर होता है, इस बार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अच्छा साथी, यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनेगा आपसे कि हॉकी का जो मैदान है उसको अपनी कॉपी पे बनाओ। मैदान को बनाएंगे तो देखो ये क्या होता है, आपका पूरा मैदान है, ठीक है, जो कि अगर मैं बात करूं कि 13 मीटर का लंबा होता है, और साथ ही अगर हम बात करें आपसे कितना होता है, उसकी जो चौड़ाई होती है वो साथ ही 10 मीटर होती है, ठीक है। तो इस वाली लाइन को हम बोलते हैं मिड लाइन। देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे, मिड लाइन ये हो गई, तो 13 का आधा कितना होगा बताएंगे जरा, 13 का आधा कितना होगा, तो ये वाला एरिया कितना हो गया, मैं आपसे पूछूं 13/2 हो गया, यानी कि आपका साथी 6.5 हो गया। ये कौन सी लाइन है, मिड लाइन है। मिड लाइन के बाद में साथी यहाँ पर एक लाइन होती है, उस लाइन को हम बोलते हैं बॉक लाइन, क्या बोलते हैं, BAUL के बॉक लाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बॉक लाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस वाली लाइन को हम बॉक लाइन कहते हैं। बॉक लाइन के बाद में जो होती है साथी हमारा, वो बोनस लाइन होती है। इसके बाद में कौन सी होती है, ये होती है आपका, ये होती है आपका बोनस लाइन, क्या बोलेंगे, बोनस लाइन इसको हम कहते हैं। और साथ ही यहाँ पर तो खत्म ही हो गया, ये एंड लाइन है, ये क्या है, ये एंड लाइन होती है, ठीक है। अब देखना कितना अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। मिड लाइन तो हम सब जान सकते हैं कि भैया आधे पे होती है, ये जो होती है 3.75 मीटर इसकी लंबाई होती है, 3.75 मीटर, ये होती है 1 मीटर की, और ये होती है 1.75 मीटर की, 1.75 मीटर की, 1 मीटर की। इनको जोड़ोगे 3 और 1 4, 1 5, और पौन पौन आपका ऐसे जोड़ता हूँ मैं, पौन पौन क्या बोलोगे, 1.5 हो जाएगा भैया, 6.5 मीटर इस तरफ की होगी। ऐसे ही साथी इधर भी यही होगी, क्योंकि आधा मैदान सेम होगा। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, क्या पूछा गया है, मैं आपसे पूछूं बॉक लाइन और बोनस लाइन के बीच की दूरी कितनी होती है, तो क्या बोलेंगे, बॉक लाइन आप लोग ऐसे याद रखेंगे, क्रम से याद रखना, कैसे, मध्य होगा भैया, मध्य होगा, ठीक है, मध्य होगा, तो आप ऐसे बोलना कि मध्य में तो मिड लाइन होगी, मिड लाइन के बराबर में साथी क्या होगा आपका, मिड लाइन के बराबर में आगे चलेंगे तो पहली लाइन आएगी बॉक लाइन, बॉक लाइन के बाद में फिर आती है बोनस लाइन, और फिर आएगी एंड लाइन। तो ऐसे याद रख लेना, क्या बोलोगे, यहाँ पर MBB एंड, MBB एंड, MBB एंड, तो सारी दूरी बता पाओगे, थम्स अप करें जी भैया। कुछ साथी तो कह रहे हैं 3.75 मीटर होगी। इन दोनों के बीच की पूछ रहा हूं साथी, बोनस की और बॉक लाइन के बीच की दूरी तो 1 मीटर होगी। आपसे पूछूं एंड लाइन, ये एंड लाइन है, खत्म है यहाँ पर, एंड और बोनस के बीच की पूछूं तो 1.75। आपसे मैं अब कोई भी पूछ लूं, मैं पूछ लूं बोनस लाइन और मिडिल लाइन के बीच की दूरी कितनी होती है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तब 3.75 + 1 हो जाएगा, कर देंगे, ये कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा मैच की अवधि मैंने आपको बताई थी, मुझे बताओ मैच अगर मेल का पर्सन का मैच है, मैच की अवधि कितनी होती है, तो आप बोलेंगे मैच होता है भैया 20 मिनट का, ठीक है, 2 हाफ होते हैं 20-20 मिनट के, किसके लिए, पुरुषों के लिए। ये किसके लिए है, ये मेल के लिए है। फीमेल के लिए क्या होता है आपका, फीमेल के लिए होते हैं 15-15 मिनट के 2 हाफ, कितने कितने के, 15-15 मिनट के 2 हाफ होते हैं आपका फीमेल के लिए।
मुझे बताओ साथी, ब्रेक टाइम कितना होता है? दोनों के लिए बराबर होता है, तो 5 मिनट का ब्रेक टाइम होता है। क्या बोलेंगे? तो पुरुषों के लिए कुल अवधि कितनी हुई? 40 मिनट हुई। और महिलाओं के लिए कुल अवधि कितनी हुई? 15-15 30 मिनट हुई। कितनी हुई? 15-15 30 मिनट हुई। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आएंगे। नेक्स्ट, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में, झारखंड, उड़ीसा में या फिर हरियाणा में? तो बिरसा मुंडा साथी आपका कहाँ पर है? राउरकेला में है। क्या बोलेंगे? राउरकेला में स्थित है। और राउरकेला कहाँ पर है? आपका उड़ीसा में है। ठीक है, मैं 4-5 स्टेडियम आपसे पूछूंगा, मुझे बताना है। बरकतुल्ला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे है? मैंने पहले भी कुछ बताए हैं आपको। बरकतुल्ला, क्या बोलेंगे? बरकतुल्ला आपका क्रिकेट स्टेडियम साथी कहाँ पर है? बरकतुल्लाह खान क्रिकेट स्टेडियम बताएंगे जी। ये कहाँ पर है आपका? तो जोधपुर। जोधपुर किस राज्य में है साथी? आपका राजस्थान में है भैया। कहाँ पर है? राजस्थान में। वानखेड़े स्टेडियम बताना, जिसको भारतीय क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। वानखेड़े कहाँ पर है? ये भैया महाराष्ट्र अर्थात मुंबई में है। क्या बोलेंगे? ये महाराष्ट्र अर्थात मुंबई में है। मुझे बताओ हमारे देश का प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी ग्राउंड कहाँ पर है? क्या बोलेंगे? यूनिवर्सिटी ग्राउंड कहाँ पर है? तो यूनिवर्सिटी लखनऊ में है। एकाना भी यहीं पर है, किसी को भूलना नहीं है। ठीक है, मानसिंह स्टेडियम हमारे देश में कहाँ पर है? मानसिंह स्टेडियम साथी आपका जयपुर में है। और जयपुर कहाँ पर है? राजस्थान में है। राजस्थान में। बाराबती स्टेडियम कहाँ पर है साथी? बाराबती वहीं पर है साथी जहाँ पर बिरसा है, यानी कि आपका कटक उड़ीसा में है। कहाँ पर है? कटक उड़ीसा में स्थित है। कटक उड़ीसा में ये स्थित है। आगे, निम्नलिखित में से किसे सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति प्राप्त है? यानी क्या न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, हाँ या ना? पहले तो ये बताएं, हाँ या ना? जी भैया, भारत में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि आप देखेंगे जब 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी, तो जो आर्टिकल 124 का पार्ट सबसेक्शन 1 कहता है, वो कहता है कि न्यायाधीशों की उस समय पर संख्या कितनी थी? 1+7। आपसे पूछे जब शुरुआती दौर में न्यायालय में क्या थे? एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, और साथ क्या थे? आपके अदर, यानी कि अन्य न्यायाधीश थे। मैं आपसे पूछूं कुल न्यायाधीश कितने थे सुप्रीम कोर्ट में शुरुआती दौर में? बताओ भैया, कुल कितने न्यायाधीश थे आपका 1950 के दौर में? लेकिन 1956 में हमने क्या किया? न्यायाधीशों की संख्या को बदल लिया, और ये संख्या हो गई आपका 11, यानी कि 1+10 हो गई। तो जब भी मैं कुछ लिखूंगा डेटा, उसमें 1+ शामिल होगा। जैसे 1960 में ये संख्या कितनी हुई? 13 हुई। 1978 में साथी ये संख्या बढ़कर के कितनी हुई? 17 हुई। उसके बाद में साथी ये 25 हुई आपका 1986 में। 1986 के बाद में साथी ये 30 हुई 2008 में। ये बहुत काम का डेटा नहीं है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण डेटा बनेगा 2019 में संख्या कितनी हो गई? 34 हो गई। और वर्तमान में संख्या कितनी है? वो 34 है। तो इस बात से हम ये समझे कि न्यायाधीशों की जो संख्या है वो घटाई बढ़ाई जा सकती है, लेकिन ये अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। किस अनुच्छेद के आधार पर? आपका आर्टिकल 124 एक इस बात को कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो संरचना है और गठन है वो किस तरह से होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे चलेंगे जी अगले क्वेश्चन पर। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? नहीं जी, आगे आ जाओ। उच्चतम न्यायालय, कुछ साथी तो हमारे उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में कंफ्यूज होते होंगे, बार बार बताता हूँ। उच्चतम न्यायालय देश में एक ही है, सुप्रीम कोर्ट है। कहाँ पर है सुप्रीम कोर्ट? जरा बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट का स्थान नई दिल्ली होगा। सुप्रीम कोर्ट उसको चाहे तो कहीं और भी उसको स्थापित कर सकता है। ठीक है, वो कहीं और भी स्थापित किया जा सकता है। बोलेंगे क्या? बोलेंगे जी। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं, यानी 6 वर्ष तक कार्यकाल, या फिर अधिकतम 65 वर्ष, जो पहले हो। जी भैया जी, ठीक बात है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र मुख्य न्यायाधीश को देते हैं? नहीं जी। किसको देंगे भैया? प्रेसिडेंट को। वो अपना क्या बोलेंगे? नियुक्ति प्रेसिडेंट द्वारा, और त्यागपत्र भी किसको साथी? प्रेसिडेंट को देते हैं। बी क्या हो जाएगा आपका? गलत होगा। ठीक है, संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, क्या बोलेंगे? संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे हटाया जा सकता है। सही बात है। सर्वोच्च न्यायालय के भैया क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा। 12 छूट गया क्या? अच्छा ठीक है, ठीक है भाई साहब, ठीक है, आ जाओ। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? उसको अभी कर लेंगे, पहले उसको कर लो। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 26 जनवरी 1950 को की गई। ठीक है, क्या बोलेंगे? ये भैया नई दिल्ली में स्थित है। क्या ये पहला उच्च न्यायालय, पहला सर्वोच्च न्यायालय यहीं पर था? आप मुझे बताएं, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय था वो पहले कहाँ था? तो आप सारे लोग जानते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। क्या बोलेंगे?
1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसके अनुसार जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई थी साथी, वो कहाँ पर हुई थी? तो क्या बोलेंगे? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भैया कलकत्ता में हुई थी। और कलकत्ता में किस वर्ष हुई थी जरा बताएं? कलकत्ता में ये आपका 1774 में हुई थी। क्या बोलेंगे? 1774 में। तब इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश किन को बनाया गया था बताएंगे? 1774 में जब मुख्य न्यायाधीश किन को बनाया गया था, तो कौन थे मुख्य न्यायाधीश? चीफ जस्टिस कौन बने थे तब साथी? आपका चीफ जस्टिस किन को बनाया गया था? कौन साहब बने थे? तो आप बोलेंगे भैया सारे साथियों का उत्तर आएगा एमपे एमपे एमपे। किसी ने लिखा है? नहीं लिखा। हीरालाल कानिया लिख रहे हैं, हीरालाल कानिया लिख रहे हैं। इनोसेंट गर्ल ने एकदम ठीक उत्तर दिया है, कंचन प्रसाद जी ने एकदम ठीक उत्तर दिया है, एली जहा इम्पे। अब तुम बुद्धू ही रहोगे क्या, ये बताओ मुझको, है? तुम 50-50 साल के हो जाओगे क्या तैयारी करते हो, तब उत्तर दोगे ठीक? कह रहे कुछ भी बता देते हो तुम। जब इन बच्चों को पता, तुमको क्यों नहीं पता? फिर रोते हो पेपर के बाद में। क्या बोलेंगे? मुख्य न्यायाधीश बने जी एलिजा इम्पे। यही फिर आपका साथी कहां पर? 1935 के अधिनियम द्वारा, 1935 का जो एक्ट आया उसके द्वारा क्या कर दिया गया इसको? 1935 के एक्ट के द्वारा इसको संघीय अदालत कह दिया गया। क्या बोल दिया गया? संघीय अदालत कह दिया गया। और देश आजाद होने के बाद में साथी क्या? 26 जनवरी 1950 को। मुझे बताओ सुप्रीम कोर्ट की जो पहली बैठक हुई, पहला कार्यवाही दिवस हम बोलें या पहली बैठक बोले, वो कब हुई थी? तो पहली बैठक बोलना भैया 28 जनवरी 1950 को हुई थी। 28 जनवरी 1950 को हुई थी। आर्टिकल साथी 124 से लेकर के 147 तक किसके बारे में बताता है? ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताता है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में। ठीक है, अब इन्हीं का ऑपरेशन आगे आने वाली 1-2 कक्षाओं में हम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। तब तक जो बेसिक जानकारी मैंने दी, इस क्वेश्चन पर हम थे, तो इसमें गलत फैक्ट हमको मिल गया था। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को केवल कदाचार की स्थिति में ही हटाया जा सकता है, यहाँ पर हम पहुंच चुके थे। तो क्या बोलेंगे भैया, किसको त्यागपत्र देंगे? वो प्रेसिडेंट को देंगे। किसको देंगे? प्रेसिडेंट को देंगे। ठीक है, किसको देंगे? प्रेसिडेंट को। यानी बी क्या हो गया आपका? गलत हो गया। बी क्या हो गया? गलत हो गया। तो ये जो गलत की बात है कि उसको भैया संसद की सिफारिश पर हटाया जा सकता है, जी हाँ, ये आर्टिकल 124 का सबसेक्शन 4 कहता है इस बात को कि हटाया जा सकता है। अच्छा, मुझे बताओ आप जरा, जो सीजेआई है, जो आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देश में कितने होते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कितने होते हैं जरा बताएं? आपका सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, एक ही बात है। क्या बोलें इसको? सर्वोच्च न्यायालय बोलें या उच्चतम न्यायालय बोलें, तो एक ही बात होगी, सर्वोच्च या फिर उच्चतम। इन दोनों शब्दों का ही मतलब होता है सुप्रीम। क्या होता है? सुप्रीम इनका मतलब होता है। ठीक है, तो भैया अगर हम बात करें आपका कि इसकी जो साथी आपका नियुक्ति है, कौन करेंगे इनकी नियुक्ति? इनकी नियुक्ति भैया प्रेसिडेंट द्वारा होती है। क्या बोलेंगे? राष्ट्रपति द्वारा होती है। लेकिन आप मुझे बताओ किस आर्टिकल द्वारा होती है? प्रेसिडेंट इनकी नियुक्ति करते हैं आर्टिकल 124 के सबसेक्शन 2 के द्वारा। एक में क्या बताया गया है? सबसेक्शन 124 एक में क्या बताया गया है? सुप्रीम कोर्ट की साथी स्थापना और उसकी संरचना के बारे में बताया गया है। ठीक है, क्या बोलेंगे? 124(2) हो गया आपका। और साथ ही इसकी जो योग्यताएं होंगी वो कहां पर बताई गई हैं? योग्यताएं यानी कि कौन व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, ये योग्यताएं आपका 124 के 3 में बताई गई हैं। क्या क्या योग्यताएं हैं भाई? योग्यता एक तो ये है 5 वर्ष तक क्या रहे हो? 5 वर्ष तक एक न्यायाधीश के रूप में काम किया हो, एक जज के रूप में काम किया हो, कहाँ? हाई कोर्ट में। या फिर 10 वर्ष तक क्या की हो? एडवोकेट रहे हो, यानी कि आपका साथी एक वकील रहे हो, कहाँ? हाई कोर्ट में। और साथ ही क्या होना चाहिए आपका? राष्ट्रपति की नज़र में एक, राष्ट्रपति की नज़र में एक पारंगत, राष्ट्रपति की नज़र में, राष्ट्रपति की नज़र में एक पारंगत विधिवेत्ता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक पारंगत विधिवेत्ता उनको होना पड़ेगा। पारंगत विधिवेत्ता मतलब क्या होना पड़ेगा? क्या होना पड़ेगा? डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होना पड़ेगा। शुड बी ए डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। क्या बोलेंगे? पारंपरिक विधिवेत्ता होने चाहिए। ये किसके लिए? ये आपका योग्यताएं बताई गई हैं। ठीक है, आगे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आर्टिकल आपका सुप्रीम कोर्ट के हैं। अनुच्छेद 145 न्यायाधीशों का वेतन बताता है क्या? नहीं जी, यहीं पर हम गलत हो जाएंगे। न्यायाधीशों का जो वेतन बताया गया है आर्टिकल 125 में। आज के बाद याद रख लेना है, जो जजेस को सैलरी मिलती है वो क्या बोलेंगे आपका?
125 के अनुसार बनती है। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का वेतन कितना होता है? जो भारत के सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनका वेतन कितना होता है? उस बच्चे को जो सही उत्तर बताएगा उतना ही इनाम मिलेगा। कि भैया न्यायाधीशों का वेतन जो है, एक साथी ने तो 5 लाख बता दिया, ये भारत के राष्ट्रपति का वेतन है साथी। आप एकदम से गलत हैं, एकदम से गलत है। देखना चाहेंगे 2.8, 2.8, 2.8, 2.8, बहुत सारे साथियों ने बताया, बहुत शाबाश, बहुत तरक्की करो। अच्छा, आर्टिकल 145 फिर किसके बारे में है? आर्टिकल 145 है साथी सुप्रीम कोर्ट के नियम बनाने की शक्ति के बारे में। सुप्रीम कोर्ट नियम बना सकता है, नियम बनाने की शक्ति के बारे में, संचालन के नियम वो बना सकता है, बनाने की शक्ति वो 145 में बताई गई है। बाकी साथी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 143 कि सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श कौन कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, राष्ट्रपति के पास पावर है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश भारत के सब न्यायालयों पर लागू होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कोई वर्डिक्ट दे दिया, कोई निर्णय दे दिया, बाकी सब आपका हाई कोर्ट को भी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को वो मानना होगा ही, ठीक है। अनुच्छेद 139 कहता है रिट याचिका जारी करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति, जो आर्टिकल 32 के अनुसार वो, आर्टिकल 32 के अनुसार कितनी रिट बताई गई? 5 रिट। क्या बोलेंगे? 5 रिट बताई गई हैं, ठीक है, गलती नहीं करनी है। आगे भाई कुछ दोस्त लिख रहे हैं जजों की संख्या बीच में हो सकता है साथी 1-2 वर्ष का उसमें अंतर हो, बीच में जजेस की संख्या का कोई अर्थ नहीं है, कभी नहीं पूछी जाएंगी। हो सकता है मेरे से उसमें किसी वर्ष में आगे पीछे थोड़ी बहुत गलती हुई हो, ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं। आपको याद रखना 1+7, शुरुआत में 8 थे आपका कोर्ट की स्थापना के समय, और अभी वर्तमान में कितने हैं आपका? 1+33 यानी 34 जजेस है। उस पर मैंने वहां भी बोला है, उस बात पे फोकस करना है ना। भारतीय न्यायपालिका की संरचना कैसी है? ठीक है, न्यायपालिका की संरचना कैसी है? विपिन कुमार जी एक ठीक उत्तर देते हुए क्या बोलेंगे भैया? 4 स्तरीय है, 2 स्तरीय है, 3 स्तरीय है, या फिर आपका पहले तो आकृति पूछे तो आप बोलेंगे शंकु के आकार की है। किस आकार की है? शंकु के आकार की है। और कैसी है साथी? आपका 3 स्तरीय है। पहला स्तर आता है सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। क्या बोलेंगे? पहला तो आता है साथी आपका सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का स्तर है। फिर आता है आपका साथी हाई कोर्ट, यानी कि आपका उच्च न्यायालय। दूसरा कौन सा आता है? हाई कोर्ट आएगा आपका साथी। और फिर ये तो हो गया किसके लिए? केंद्र के लिए। ये हो गया साथी आपका राज्यों के लिए। और फिर जिलों के अंतर्गत कौन होते हैं? डीसी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। क्या होते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं। आपके जिले में भी होगा, जैसे आप देखते होंगे अपने जिले में, आप कभी गए हैं कोर्ट, तो कोर्ट आप जाएंगे तो वहां पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लिखा होता है, जिनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, वहां पर साफ साफ लिखा होगा। क्या बोलेंगे? डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। जिला एवं सत्र न्यायालय देखा है लिखा हुआ या नहीं? जिला और सत्र न्यायालय साफ तौर से लिखा होता है, जी भैया लिखा रहता है। तो जिला और सत्र न्यायालय की अगर बात करें तो सत्र में तो क्या होता है? क्राइम वाले मामले हो गए, हत्या, डकैती, अपहरण, ये सब। जिले में क्या होते हैं? जैसे जिन मामलों में सजा नहीं होती, जमीन वाले मामले हो गए आपका, ठीक है, दीवानी मामले हो गए, इन सबको इसमें साथी आपका देखा जाता है, ठीक है। आगे भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो तथर्थ न्यायाधीश, क्या बोलेंगे? तथर्थ न्यायाधीश यानी कि एड हॉक जजेस के बारे में बताता है। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, एड हॉक जजेस हम अपॉइंट करते ही क्यों हैं? क्या जरूरत पड़ती है? तो क्या बोलेंगे भैया? एड हॉक जजेस आपका जो साथी होता है, ये जो हमने सिस्टम लिया है, ये किस देश से लिया है, किस देश से हम प्रेरित है? तो ये सिस्टम हमने फ्रांस से लिया है। क्या बोलेंगे? फ्रांस से हमने इसको अपनाया है। कहाँ से? फ्रांस देश से इसको हमने अपनाया है। कब साथी? जब कोरम पूरा नहीं होता किसी बेंच के लिए गणपूर्ति ना होने पर। क्या बोलेंगे? अगर कोई कोरम पूरा नहीं है कि इतने जज चाहिए, तो एडहॉक जजेस को साथी क्या किया जाता है? एडहॉक जजेस को फिर आपका अपॉइंट किया जाता है। और ये कहाँ पर होता है? केवल सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट में एडहॉक जज नहीं होते हैं। क्या बोलेंगे? हाई कोर्ट में भैया एडहॉक जजेस नहीं होते हैं। कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में। और किस अनुच्छेद के अनुसार? आर्टिकल 127 के अनुसार। क्या बोलेंगे? आर्टिकल 127 के अनुसार। आर्टिकल 126 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बताता है कार्यकारी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में। क्या? कार्यकारी सीजेआई। अगर सीजेआई नहीं है तो कार्यकारी कौन होगा? यानी एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में बताता है। एक्टिंग सीजेआई की नियुक्ति किस में है आपका साथी? 126 में है। आर्टिकल 124 में आपको बता ही चुका। आर्टिकल 124 बताता है आपका सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन के बारे में। आपका क्या बोलोगे? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन के बारे में साथी 124 बताता है, ठीक है।
अच्छा, अब मैं आपसे पूछूंगा एड हॉक जज किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? आर्टिकल 127 में नियुक्त किए जाते हैं किसके द्वारा? सीजेआई द्वारा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा। किसके परामर्श से, किसकी सलाह से, किसके कंसल्ट से? प्रेसिडेंट की सलाह से। क्या बोलोगे? प्रेसिडेंट की सलाह से इनको साथी आपका क्या बोलेंगे? प्रेसिडेंट की सलाह से इनको क्या किया जाता है? अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ पर किया था? अब जितना मैं आपको हर्षवर्धन के बारे में बता चुका हूँ उतनी उम्मीद आपसे करूंगा कि आप मुझे बताएंगे उत्तर। तो सम्राट हर्षवर्धन ने कहाँ कहाँ पर साथी? महामोक्ष परिषद इसको नाम दिया था हमने कि भैया प्रत्येक 5 वर्ष पर, क्या बोलेंगे? प्रत्येक 5 वर्ष पर वो आयोजित करता था और इसी को साथी क्या बोलते थे हम? मैं आपको बता चुका, महामोक्ष परिषद इसको हम कहते थे। निम्नलिखित चीनी यात्रियों में से किसने हर्षवर्धन और कुमार भास्कर वर्मा के राज्यों की यात्रा की थी? हर्षवर्धन और कुमार भास्कर वर्मा, वर्मन वंश में आपका कौन आया था? इत्सिंग आया था क्या? फाइयान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पर आया, ये किसी के शासनकाल में नहीं आया? सुन सुयुन आया क्या? हुएन सांग, क्या बोलोगे? हुएन सांग आया साथी। और हुएन सांग आपका अगर हर्षवर्धन के टाइम पर आया तो 606 से 647 के बीच में आया होगा। तो साथ ही ये जो हेनस्वांग है जिसको हम बोलते हैं प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, यात्रियों का राजकुमार किसको कहा जाता है? क्योंकि इसने जो लेखन किया ना, इसने जो लिखा वो ज़्यादा सटीकता से लिखा है, भारत के बारे में इसने वर्णन ज़्यादा अच्छे से दिया, इसीलिए इसको बोलते हैं हम प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। यानी जितने भी यात्री यहाँ पर आए उन सब में राजकुमार यही है। कब आया साथी? आपका 629 में आया और 644 तक भारत में रुका, यानी कुल 15 वर्षों तक रुका। कौन सी बुक साथी इसने लिखी थी बताएंगे? कौन सी बुक लिखी थी और हर्षवर्धन के बारे में किस पुस्तक से, किस चीनी यात्री की पुस्तक से पता चलता है? तो आप बोलेंगे भैया सीयूकी ने वर्णन दिया है। किसने वर्णन दिया है? सीयूकी पुस्तक, जो कि आपका हेनस्वांग ने लिखी, तो उसके बारे में ये वर्णन देता है। ठीक है, बाणभट्ट मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करें। जिस तरह से समुद्रगुप्त के दरबार में कौन रहता था बताएंगे? समुद्रगुप्त का दरबारी कौन था जिसने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को लिखा? 33 पंक्तियों का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख मैंने आपको बताया था। तो आप कहेंगे भैया वो आपका समुद्रगुप्त के दरबार में रहने वाला कौन था? हरिसेन था। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? कनिष्क के, चंद्रगुप्त द्वितीय के, अशोक के, या फिर हर्षवर्धन के? तो साथ ही मुझे बताएं बाणभट्ट की जो रचनाएं हैं, बाणभट्ट ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं? बाणभट्ट को हम कौन सी बुक्स के लिए जानते हैं? तो बोलेंगे भैया हर्ष के बारे में पहले तो उसने हर्षचरित्र लिखी। कौन सी? हर्षचरित्र लिखी। हर्षचरित्र पुस्तक कितने भागों में है? 8 भागों में। कहा जाता है इसके अंतिम 5 भाग तो स्वयं हर्षवर्धन ने ही लिखे थे। ठीक है, हर्षचरित्र लिखी। कादम्बरी पुस्तक को किसने लिखा है? कादम्बरी बुक को किसने लिखा है? ऐसे ही साथी आपसे पूछा जाएगा पार्वती परिणय को किसने लिखा है? क्या बोलेंगे? पार्वती परिणय बुक किसने लिखी है? पार्वती परिणय बुक किसने लिखी है? बाणभट्ट। अच्छा, हर्षवर्धन स्वयं भी एक लेखक थे। आपसे कभी पूछे कि बाणभट्ट ने हर्षवर्धन को क्या बताया है? एक बांसुरी वादक बताया है। जैसे मैंने आपको बताया कि समुद्रगुप्त लिखता है, समुद्रगुप्त के बारे में हरिशेन लिखता है कौन से वादक? वीणा वादक, वीणा वादक। इसी तरह हर्षवर्धन को कौन सा वाद्य यंत्र के लिए बताया गया? बांसुरी के लिए। स्वयं हर्षवर्धन ने भी साथी 3 नाटक लिखे हैं और उन 3 नाटकों के क्या नाम है? क्या बोलेंगे? नाटकों क्या नाम है? एक तो साथी उसने नागानंद को लिखा है, नागानंद को लिखा है। एक साथी आपका प्रियदर्शिका को लिखा है। किसको लिखा है? प्रियदर्शिका को लिखा है, प्रियदर्शिका को लिखा है। और एक साथी आपका रत्नावली को लिखा है। किसको लिखा है? रत्नावली को लिखा है। अगर मैं पूछूं ये 3 नाटक किसके हैं तो आप कहेंगे ये स्वयं हर्ष के द्वारा रचित नाटक हैं। किसके नाटक हैं? ये स्वयं हर्षवर्धन के द्वारा रचित नाटक हैं। ठीक है, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष निम्नलिखित में से किन सेनाओं द्वारा लड़ा गया? क्या बोलेंगे? इसको साथी ट्रिपलेट स्ट्रगल इसको हम बोलते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष दरअसल में जब हर्ष की मौत किस वर्ष हुई? पूरी कक्षा से जानना चाहूंगा, तब मुझे लगेगा कि मेरी ये क्लास अलर्ट मोड की क्लास है। हर्षवर्धन की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? तो आप कहेंगे कि भैया उसका जो शासन रहा 606 से 47 आपने बताया, तो जैसे ही हर्षवर्धन की मौत हो गई तो उसके बाद में उसका साम्राज्य, बहुत सारे साथी गलत लिख रहे हैं दोस्त, आपकी जो लापरवाही है, आपका साथी जो फोकस बिगाड़ना है और कोई ठीक उत्तर देता और आप नहीं दे पाते, ये सिर्फ और सिर्फ दर्शाता है कि आपका रिवीजन और मेहनत में कमी है। और आपका रिवीजन और मेहनत यदि आपने नहीं बढ़ाया तो ये बात श्योर हो जाएगी कि आपकी स्थान जो है वो कोई और लेगा। इसमें कोई दोहराई नहीं है। प्रकृति का नियम है, दुनिया में हमेशा
उन लोगों ने जिन्होंने स्ट्रेटजिकल तरीके से बहुत मेहनत की, उन प्राचीन योद्धाओं के समय से आज के इस इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड में आगे वो लोग पहुंचे हैं जिन्होंने साथी सही स्ट्रेटजी से काम किया है, मेहनत की है, बारंबार खुद को धार दी है। तो आपका हर्षवर्धन 647 के बाद में उसका साम्राज्य बहुत कमजोर हुआ, तो सबकी नज़र जो थी वो कहाँ पर थी? कन्नौज पर थी। तो इस कन्नौज के लिए साथी तीन तरफ से भारत में, तीन तरफ से साथी कौन? पालवंश, चालुक्य नहीं थे, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल राजवंश। कौन तीन थे? आपका गुर्जर प्रतिहार थे, राष्ट्रकूट थे और पालवंश थे। यानी कि कन्नौज, मुझे बताइए साथी आपका, अगर मैं आपसे बोलूं कि कन्नौज की अगर हम स्थिति बात करें, भारत के किस राज्य में साथी कन्नौज की स्थिति है, मुझे बताएं। भारत के किस राज्य में साथी आपका कन्नौज की स्थिति है? तो आप बोलेंगे भैया यूपी के कन्नौज में। तो इधर से तो साथी आपका कौन? गुर्जर प्रतिहार थे। कौन थे? इधर से थे आपके गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक, ठीक है। अच्छा, इधर से कौन थे साथी? बंगाल की साइड से, बंगाल की साइड से इधर से थे पाल शासक, क्योंकि कन्नौज से सारे देश को जाकर के आपका रास्ते गुजरते थे, सबकी नज़र उसी पे थी कि जिसका इस रास्ते पर अधिकार होगा साथी। और इधर से थे आपके साथी कौन? राष्ट्रकूट शासक। तो इन तीनों से क्वेश्चन बनेगा आपका कि पहले तो क्वेश्चन बनेगा गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक, तीनों वंश के संस्थापक आप मुझे बताएं। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के जो साथी फाउंडर थे, गुर्जर प्रतिहार वंश के जो फाउंडर हैं वो है नागभट्ट प्रथम। कौन है? नागभट्ट प्रथम है, नागभट्ट फर्स्ट है। आपसे पूछे साथी कि अगर मैं पूछूं त्रिपक्षीय जो ट्रिपलेट स्ट्रगल है आपका, त्रिपक्षीय संघर्ष में किसने भाग लिया था? तो त्रिपक्षीय संघर्ष में आप कहना गुर्जर प्रतिहारों की तरफ से वत्सराज थे। कौन थे? वत्सराज थे। आपसे पूछे त्रिपक्षीय संघर्ष में जो अंतिम विजय पाई वो कौन शासक है? वो भी गुर्जर प्रतिहार वंश से है और उनका नाम था नागभट्ट द्वितीय। क्या नाम था? नागभट्ट सेकंड उनका नाम था। और फाइनल विजय आपसे पूछे, अंतिम विजय कन्नौज पर किसने पाई थी? तो वंश पूछेगा तो गुर्जर प्रतिहार कहेंगे, और व्यक्ति का नाम पूछेगा तो नागभट्ट द्वितीय आप कहेंगे, ठीक है। ऐसे ही आपसे पूछे पालवंश के फाउंडर कौन है साथी? पालवंश जो कहाँ पर था आपका साथी? पालवंश जो कहाँ पर था आपका? पश्चिम बंगाल में था। क्या बोलोगे? बंगाल के क्षेत्र में था। और बंगाल में साथी इतनी अराजकता फैल गई थी तो कोई भी आकर के बंगाल पर आक्रमण करके उसको लूट लेता था। इवन कश्मीर तक के ललितादित्य जैसे शासकों ने आकर के इसको लूट लिया था उस समय पर, इतना कमजोर था। तो यहाँ का जो व्यक्ति थे, यहाँ की जनता इतनी परेशान हो गई थी कि हमारे पास कोई शासक होना चाहिए, तो सहमति से उन्होंने जो अपना फाउंडर बनाया था वो गोपाल को बनाया था। क्या बोलेंगे? गोपाल को बनाया था। तो अब क्वेश्चन बनेगा कि पाल वंश में कौन था जिसने ट्रिपलेट स्ट्रगल यानी त्रिपक्षीय संघर्ष में इनकी तरफ से कौन गया था? कौन राजा था त्रिपक्षीय संघर्ष के समय पर आपका पाल वंश का? तो आप बोलेंगे धर्मपाल था। क्या बोलेंगे? धर्मपाल था। ऐसे ही साथी आपसे पूछेगा राष्ट्रकूट वंश के फाउंडर कौन है? ये तीसरा वंश था जिसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक तो थे दंती दुर्ग, जिन्होंने इस वंश को शुरू किया था। लेकिन वो कौन व्यक्ति है जो त्रिपक्षीय संघर्ष के समय पर था? त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन व्यक्ति था आपका? तो त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन व्यक्ति था आपका? आप बोलेंगे भैया इनका जो राष्ट्रकूटों का शासक ध्रुव था। तो आप समझ गए कौन कौन व्यक्ति थे त्रिपक्षीय संघर्ष में? वत्सराज, आपका ध्रुव और साथी धर्मपाल थे। अंतिम रूप से जो विजय मिली थी वो किसको मिली थी? नागभट्ट द्वितीय द्वारा। ठीक है, इतनी बात क्लियर रखेंगे। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं भैया, दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। और इनकी बहन जो उस समय सती होने जा रही थी उनको इन्होंने बचाया और अपनी बहन को ससम्मान गद्दी पर बिठा करके फिर शासन किया था। पूछा जाता, मैं आगे बताऊंगा अभी जब हम बात करेंगे हर्षवर्धन के समय पर आया आपका हेनस्वांग, आपका हर्षवर्धन ने साहित्य में क्या क्या किया, फिर इस तरह से हम हर्षवर्धन को खत्म करेंगे। राजा हर्षवर्धन ने रिक्त स्थान में ज्ञान का एक विशाल केंद्र स्थापित किया जिसे भद्र बिहार कहा जाता था। तो इनका शासन कहाँ पर आ गया जरा सोचिए, अब आपको उत्तर देने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो राजा हर्षवर्धन का सेंटर कहाँ पर बन गया था? थानेश्वर तो छोड़ के आ गए, तो कहाँ पर शासन किया? फिर आके कन्नौज पे शासन किया। कहाँ पे? कन्नौज पे। और कन्नौज में ही क्या स्थापित किया इन्होंने? भद्र बिहार। क्या बोलेंगे? भद्र बिहार इन्होंने किया आपका। और राजा हर्षवर्धन ही थे जो प्रत्येक 5 वर्ष पर साथी क्या करते थे? बोलेंगे प्रत्येक 5 वर्ष पर क्या करते थे? ये बताएंगे जी, क्या नाम था? प्रत्येक 5 वर्ष पर ये महादान करते थे। जो कुछ भी ये साम्राज्य में कमाते थे उसको दान कर देते। एक समय पर आपने छोटी कक्षाओं में कहानी पढ़ी होगी कि ऐसी स्थिति भी आ गई कि देने को कुछ न रहा तो अपने वस्त्र दान कर दिए राजा हर्षवर्धन ने, वो उतने दानी हुए। ठीक है, क्या बोलेंगे? इतने दानी हुए। तो महादान की जो ये प्रक्रिया थी इसको हम क्या कहते थे? क्या बोलेंगे आपका? इसको कहते थे महामोक्ष परिषद।
तो पूछा जाता है भारत के इतिहास का कौन सा राजा था जो महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। ठीक है, महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। 2 बार इन्होंने महामोक्ष परिषद का आयोजन किया था, गलती नहीं करना बस। ठीक है, आगे आइए। हमारे सौरमंडल में कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी जितना बड़ा है। अगले 2-3 दिन साथी हम पूरे सौरमंडल सोलर सिस्टम का ऑपरेशन करने वाले हैं, हालांकि हम उसमें तुच्छ हैं। हम क्या ऑपरेशन करेंगे लिखेंगे। तो क्या बोलेंगे, बुध पहले बताएंगे साथी कितने ग्रह हैं टोटल। तो क्या बोलेंगे भैया, ये हमारा सूर्य हो गया। पहले तो 8 ग्रह का क्रम आपको पता होना चाहिए। तो क्या बोलेंगे, बुध, बुध के बाद कौन आता है, शुक्र आता है आपका, यानी कि वीनस आता है। पहले मरकरी फिर वीनस आता है, बुध शुक्र, फिर आपका अपनी अर्थ आ जाती है, पृथ्वी आ जाती है। फिर उसके बाद में साथी आपका मंगल आ जाता है। क्या बोलेंगे, मंगल आ जाता है आपका, मार्स फिर आ जाता है आपका, क्या बोलेंगे, जुपिटर आ जाता है, बृहस्पति आ जाता है। और बृहस्पति के बाद में कौन कौन आते हैं साथी बोलेंगे, बुधवार हो गया, शुक्रवार हो गया, मंगलवार हो गया, बृहस्पतिवार हो गया आपका, शनि शनिचर आ जाता है। फिर साथी आ जाते हैं आपके अरुण, और अरुण के अलावा और कौन आता है, दूसरा वरुण आता है। तो कितने ग्रह कहेंगे, पहले तो भैया 8। ये सूर्य से दूरी का क्रम है, ये याद रखेंगे। जी हाँ, कैसे याद रखेंगे, बुश नाम का एक आदमी था, और आदमी है तो कहाँ रहता होगा, पृथ्वी पर रहता होगा, और पृथ्वी पर रहता था तो हिंदू धर्म को मानने लग गया वो। तो अब ऐसे मत ना कि बोलो कि भैया हिंदू धर्म क्यों बोल रहे हैं, ठीक है ना, मंगल, बृहस्पतिवार और शनिवार, क्योंकि नाम ही ऐसे आ रहे हैं। तो हिंदू धर्म में साथी क्या बोलेंगे आपका, हिंदू धर्म में दोस्त आपका 3 दिन जो है, 3 दिन साथी आपका बाल नहीं कटवाते हैं, जानते हैं, बाल नाखून। तो क्या बोलेंगे, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार, 3 दिन आपका बाल नहीं कटवाता था। और 2 बेटे थे उसके, कौन कौन, अरुण और वरुण। कितने बेटे थे, अरुण और वरुण उसके क्या बोलेंगे, बेटे थे। तो ये क्रम हो गया। अब पृथ्वी के जितना आकार किसका है, ये क्वेश्चन पूछा। तो ये शुक्र का है, शुक्र का। तो शुक्र को क्या कहेंगे। अब पृथ्वी का आकार भी तो आपको पता होना चाहिए। पृथ्वी का आकार मुझे बताएं कितना है, पृथ्वी का आकार और आकृति कैसी है। ये क्वेश्चन तो पूछ लूँ, तुम ज्योग्राफी पढ़ते हो इतने दिनों से। तो जो विषुवत में साथी आपका विषुवतीय व्यास है वो कितना है, विषुवत समझ रहे हैं, ऐसे जो पृथ्वी का व्यास है वो कितना है। और साथी ये जो आपका पोल्स होते हैं नॉर्थ और साउथ, इसको बोलते हैं हम ध्रुवीय व्यास। क्या बोलते हैं, ध्रुवीय व्यास, ये कितना है। ठीक है, क्या बोलेंगे, जो विषुवतीय व्यास है भैया, विषुवतीय व्यास है आपका कौन सा वाला व्यास, ये वाला जो व्यास है विषुवतीय व्यास, ये है 12,756 किलोमीटर। और साथी जो ध्रुवीय है, यानी कि आपका साथी जो पोलर है, क्या बोलेंगे उसको, जो पोलर है, ध्रुवीय जो व्यास है साथी आपका, यानी जो ऐसे है, वो कितना है, 12,712 किलोमीटर है। तो ये दोनों बराबर है या नहीं है, ये बताएं। तो कोई भी चीज गोल होगी, जैसे मैं बोल दूं किसी चीज का साथी जो व्यास है डायमीटर, वो 4-4 सेंटीमीटर, तो वो गोल हो जाएगी। तो ये क्या गोल है। तो पृथ्वी की जो आकृति है मुझे बताएंगे साथी, पृथ्वी का जो आकार है वो कैसा है। पृथ्वी का आकार आप क्या नाम देना चाहोगे। पुराने छात्रों से उम्मीद करूंगा कि मैंने बताया कि आप अक्सर गलती करते हैं, आज के बाद कहना लघुवक्ष गोलाभ। पृथ्वी की आकृति कैसी है, गोल नहीं है, लघुवक्ष गोलाभ ये बनता है आपका, जिसको हम बोलते हैं ओबलेट स्फेरॉइड। क्या बोलते हैं, ओबलेट स्फेरॉइड इसको हम कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी की आकृति कैसी है, ओबलेट स्फेरॉइड है। क्या बोलेंगे, ओबलेट स्फेरॉइड है। ठीक है, तो जो शुक्र है साथी, ये क्या है, इसको भोर का तारा बोलते हैं हम, मॉर्निंग स्टार। क्या बोलते हैं इसको, मॉर्निंग स्टार, क्योंकि ये सुबह में दिखता है। जी भैया, सुबह में दिखता है। इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं, क्योंकि आकार ऐसा ही है। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसको कहा जाता है, तो जुड़वा बहन वो साथी शुक्र को कहा जाता है। किसको, शुक्र को। चमकीला ग्रह किसको कहा जाता है, चमकीला ग्रह किसको कहा जाता है साथी आपका, वो शुक्र को कहा जाता है। सबसे गर्म ग्रह किसको कहा जाता है, बोलेंगे, सबसे गर्म ग्रह किसको कहा जाता है आपका, वो भैया शुक्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। शुक्र सबसे गर्म क्यों है, ये बताएंगे जी। सबसे गर्म क्यों है, क्योंकि सबसे पास कौन है, सबसे पास तो सूर्य के कौन है, बुध है, और तो बुध सबसे गर्म होना चाहिए। सबसे गर्म शुक्र क्यों है, क्या कारण है, क्योंकि साथी उसकी प्रकृति, कौन, क्योंकि उस पे क्या है, लोहे के ऑक्साइड है, Fe2O3 की वजह से। क्या बोलेंगे, लोहो ऑक्साइड के कारण, वो क्या है, लोहो ऑक्साइड के कारण सबसे गर्म है। ठीक है, लोहो ऑक्साइड के कारण।
क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉइड, जो छोटे छोटे ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट कहाँ पर होती है? तो क्या बोलेंगे? पृथ्वी और मंगल के बीच में, पृथ्वी और मंगल और बृहस्पति के बीच में, नेपच्यून और शनि के बीच में आपका साथी, मंगल और बृहस्पति के बीच में होगी आपका, किसके? मंगल बृहस्पति के बीच में, जी भैया, मंगल और बृहस्पति के बीच में हो जाएंगे, क्या बोलेंगे? क्षुद्र ग्रह। कहाँ पर है मंगल, बताएंगे जरा? तो कितने कितने ग्रह के बीच में है, ज़्यादा सोचना नहीं है, क्या बोलेंगे? इधर 1 2 3 4 और इधर 1 2 3 4। तो क्षुद्र ग्रह कहाँ पर होंगे साथी? आपका क्या लिखा हुआ है? क्षुद्र ग्रह, जिनको हम बोलते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में। तो क्षुद्र ग्रह जो एस्ट्रॉइड्स हैं आपका, ये कहाँ पर होते हैं? इनके बीच में होते हैं। इसी वजह से साथी हम क्या बोलते हैं इन वाले ग्रहों को, और ये हो जाते हैं फिर बाहर वाले ग्रह, इनको हम बोलते हैं एक्सटीरियर प्लैनेट्स, बाह्य ग्रह। क्या बोलते हैं? इनको हम बाह्य ग्रह कह देते हैं, एक्सटीरियर प्लैनेट्स। इनको बोलते हैं हम क्या? आपका आंतरिक ग्रह। क्या बोलेंगे? ये आंतरिक ग्रह हैं 4। तो आंतरिक ग्रह और आपका साथी किसके? बाह्य ग्रह के बीच में क्या होते हैं यहाँ पर एस्टेरॉइड्स यानी कि क्षुद्र ग्रह होते हैं। ठीक है, क्षुद्र ग्रह कहाँ पर होंगे? आंतरिक और बाह्य ग्रह के बीच में। क्या बोलेंगे? आगे आएंगे, बोलेंगे फटाफट से। नेक्स्ट है जी, आगे आएंगे, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। निम्नलिखित में से किस ग्रह को अप्रत्यक्ष ग्रह या वील्ड प्लेनेट के नाम से जाना जाता है? वील्ड प्लेनेट किसको कहते हैं? शुक्र ग्रह को, मंगल ग्रह को, बृहस्पति को या अरुण ग्रह को? तो मंगल ग्रह को तो साथी हम बोलते हैं लाल ग्रह। क्या बोलते हैं इसको? लाल ग्रह कहते हैं। ठीक है, लाल ग्रह कहते हैं। और शुक्र ग्रह को हम क्या बोलेंगे? वील्ड प्लेनेट। अप्रत्यक्ष होता है, सुबह के टाइम दिखता है, और इसके जो वायुमंडल में साथी आपका कार्बन डाइऑक्साइड का जो आवरण है, ठीक है, जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड या H2SO4 के जो बादल इस पे छाए रहते हैं, उसकी वजह से क्या कहते हैं? इसकी स्थिति को अप्रत्यक्ष बोलते हैं, वील्ड कहते हैं। ठीक है, आगे आएंगे। हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? उपग्रह से साथी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उपग्रह पर एक बार थम्स अप करना। आप जानते हैं किस ग्रह के कितने उपग्रह हैं? सारे लोग थम्स अप करके बताएं, क्या आप जानते हैं किस ग्रह के कितने उपग्रह हैं? जी भैया, तो मुझे बताओ, हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें साथी कुल उपग्रह कितने हैं? कुल उपग्रह कितने हैं? बोलेंगे जी, कुल उपग्रह, या मैं बोल दूं, पूछा जाता है हमारे सौरमंडल में कुल चंद्रमा कितने हैं? तो कुल उपग्रह बताएंगे। तो मुझे बताओ, जो साथी बुध है यानी जो मरकरी है, उसका कोई आपका उपग्रह है? आप बोलेंगे इसका 0 है। वीनस का कोई साथी आपका उपग्रह है? तो आप बोलेंगे 0 है। पृथ्वी का कोई उपग्रह है आपका दोस्त? जी भैया, 1 है। कौन है? अकेला एक चंद्रमा है। ठीक है, मंगल जो साथी मार्स है आपका, उसके कितने हैं? आपका मंगल के आप बोलेंगे 2 हैं। कौन कौन से? फोबोस और साथी आपका डीमोस। क्या बोलेंगे? फोबोस और डीमोस, इसके 2 हैं। मंगल के बाद में साथी आपका आता बृहस्पति के कितने हैं? बताएंगे। जुपिटर के साथी, जुपिटर के दोस्त कितने आपका उपग्रह है? तो जुपिटर के बोलेंगे 95 हैं। फिर आता है सैटर्न, शनि। शनि के साथी आपका ज्ञात सबसे ज़्यादा 146 हो गए हैं अब सबसे ज़्यादा। अरुण जो है साथी आपका, क्या बोलेंगे? अरुण के साथी आपका यूरेनस के हैं 27, और वरुण आपका नेपच्यून के जो हैं आपका, वो साथी 14 हैं। तो कितने बनेंगे? गिन के जरा बताएं, जोड़ के बताएंगे साथी एक बार। 1 और 2 3, 98, 98, 146 और 54 कितने हो गए आपका साथी? सॉरी, 200, 200, 227 और 27 10 37 4 41, और यहाँ के बचे हुए दोस्त आपके कितने? 285। ठीक है, बहुत बढ़िया जी। कुल उपग्रह कितने हो जाएंगे आपका? 285। तो क्या बोलेंगे? 285 जो हैं साथी कुल उपग्रह हैं। और हिप्पोकैम्प किसका है? वो साथी वरुण का है। किसका है? वो वरुण का है। वरुण का ही साथी आपका ट्राइटन है। क्या बोलेंगे? ट्राइटन किसका है? वो वरुण का है। टाइटन बताना किसका है? सॉरी, लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 4, टाइटन आपका साथी शनि का है। किसका? टाइटन और ट्राइटन में कंफ्यूज नहीं होना। आपसे पूछे टाइटेनिया किसका उपग्रह है, तो तीनों नाम अलग हैं। बहुत बार दोस्त गलत करते हैं। आपका यूपीएससी प्रीलिम्स सीसेट में पूछा गया था ट्राइटन से क्वेश्चन, तब भी बहुत सारे लोगों ने शनि को चुना। क्या बोलेंगे? ट्राइटन, टाइटेनिया आपका टाइटन हो गया। बृहस्पति के साथी अगर हम बात करते हैं, बृहस्पति के हैं आपका यूरोपा, और यूरोपा और साथी आपका गैनीमीड। क्या बोलोगे? यूरोपा और गैनीमीड। और सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? अगर मैं बात करूं सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है साथी, सबसे बड़ा जो साथी आपका उपग्रह है वो कौन सा है? वो गैनीमीड है। क्या है? सबसे बड़ा उपग्रह आपका गैनीमीड है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे बड़ा उपग्रह, ठीक है, सबसे बड़ा उपग्रह। आगे आते हैं।
निम्नलिखित में से किस ग्रह के प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है? तो सबसे ज्यादा आपसे पूछे उपग्रह किसके हैं दोस्त? तो मंगल के क्या बोलेंगे? मंगल के कितने? फोबोस डीमोस 2 हो गए आपका। बृहस्पति के साथी मैंने आपको अभी बताया था, बृहस्पति के कितने होंगे? 95 होंगे। शुक्र का साथी कोई है ही नहीं। और शनि के ज्ञात सबसे ज्यादा है 146। क्या बोलेंगे? 146। ये किसके अनुसार हम बात कर रहे हैं? ये दोस्त हम बात कर रहे हैं जून 2023 के अनुसार। क्या बोलेंगे? जून 2023 के अनुसार। ठीक है, आगे आएंगे। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? बच्चों को सबसे ज्यादा क्वेश्चन परेशान करता है, कई बार किसी एग्जाम में उत्तर क्या, कई बार क्या। दरअसल में इसमें ऑप्शन के अनुसार उत्तर होते हैं, क्योंकि दोस्त सबसे जो कम आपसे पूछे लिटरेसी रेट है वो सबसे कम है बिहार का। किसका है? सबसे कम बिहार का है, जो 51.5% है। कितना है? 51.50% सबसे कम बिहार का है। लेकिन चूंकि बिहार विकल्प में नहीं रहता तो अक्सर राजस्थान को विकल्प में देते हैं, जो कि 52.12% के साथ में सेकंड प्लेस पर है। लेकिन इन विकल्पों में क्या है, वो साथी आपका पहले स्थान पर आ जाएगा। मुझे बताओ, भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है? भारत में साथी, भारत में जो महिला साक्षरता दर है, जो फीमेल लिटरेसी रेट है, क्या बोलेंगे? फीमेल लिटरेसी रेट है वो कितना है? महिला साक्षरता दर भारत की कितनी है? तो आप कहेंगे भैया भारत में आपका 65.46। दुनिया के मुकाबले तो साथी अगर मैं बात करूं पूरी वैश्विक रूप से पूरी दुनिया में जो महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत है वो 79 है। अभी हम उससे भी नीचे हैं, तो 65 है आपका। क्या बोलेंगे? 65 है। सबसे ज्यादा मुझे बताओ किस राज्य में है महिला साक्षरता दर? सबसे ज्यादा साथी जो महिला साक्षरता दर, सबसे ज्यादा महिला साक्षरता दर वाला जो स्टेट है वो कौन सा है? तो आप कहेंगे वो भैया आपका केरल ही है। कितनी है केरल में महिला साक्षरता दर? 92.07% के साथ में, जो दुनिया से ज्यादा है। क्या बोलेंगे? दुनिया से ज्यादा है। तो किसके अनुसार आंसर देंगे भैया? ऑप्शन के अनुसार देंगे, ऑप्शन के अनुसार। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात जो है वो सबसे कम है? लिंगानुपात समझते हैं, प्रत्येक 1000 पुरुषों पर महिला की संख्या। क्या होता है सूत्र? प्रत्येक 1000 मेल पर 1000 मेल की तुलना में आपका साथी फीमेल की जो संख्या है, फीमेल की जो संख्या है, यानी कि आपका 1000 में से 900 रह गए, 100 की शादी नहीं होगी, 100 की शादी नहीं होगी। शादी सबको करनी होती है। क्या बोलेंगे? किसी किसी को नहीं करनी होती बस। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? राजस्थान का सबसे कम, मध्य प्रदेश। देखो सबसे ज्यादा बताओ मुझे पहले तुम, सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात है वो किसका है? सबसे ज्यादा जो सेक्स रेशियो है, महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में सबसे ज्यादा कहां पर है? तो आप बोलेंगे भैया केरल का पहला स्थान आता है। केरल में 1084 महिलाएं हैं। कितना है? 1000 तो पुरुष हैं, मतलब 84 महिलाएं अतिरिक्त हैं। ठीक है। क्या बोलेंगे? केरल में 1084। फिर आता है पुडुचेरी। क्या बोलेंगे? पुडुचेरी का स्थान आता है, पुडुचेरी में 1037। पुडुचेरी राज्य है कि साथी आपका राज्य है कि यूटी है? फिर आता है नाम आपका तमिलनाडु का, तमिलनाडु में साथी आपका 996। आंध्र प्रदेश आता है, फिर आपका क्या आता है? आंध्र प्रदेश, क्योंकि ये घटता क्रम बहुत पूछा जाता है। आंध्र प्रदेश आता है 993 पर। फिर आता है आपका छत्तीसगढ़ 991 पर। क्या बोलेंगे? छत्तीसगढ़ आता है 991 पर। ठीक है। तो तमिलनाडु में तो साथी सबसे कम नहीं है, तमिलनाडु का तो 996, आंध्र प्रदेश का साथी 993 हो गया आपका, मध्य प्रदेश का भी 931 है, राजस्थान का साथी आपका इनमें सबसे कम है जो कि 928 है। लेकिन मैं पूछूं सबसे कम सारे राज्यों में किसका है? तो सबसे कम जो लिंगानुपात है साथी, सबसे कम जो सेक्स रेशियो है, सबसे कम महिलाओं की संख्या, सबसे कम, क्या बोलेंगे? सबसे कम वाला स्टेट कौन सा है? तो वो हरियाणा है। कौन है? वो साथी हरियाणा है। और हरियाणा में जो सेक्स रेशियो है वो कितना है? 879 है। अच्छा मुझे बताओ पूरे भारत का लिंगानुपात कितना है? तो कई बार तो ये पूछ लिया जाता है, ध्यान से देखना, कि संपूर्ण भारत के लिंगानुपात और केरल का जो लिंगानुपात, या ऐसे नहीं देगा केरल का, पूछेगा संपूर्ण भारत का जो लिंगानुपात है और सबसे अधिक जिस राज्य का लिंगानुपात है उसके बीच का अंतर कितना है। तो क्या बोलेंगे? उसके बीच का अंतर, कुछ दोस्त 945 लिख रहे हैं,
कुछ दोस्त 945 लिख रहे हैं, गलत बात है दोस्त, 943 वाले सारे सही हैं। तो 943 और इसके बीच में क्या अंतर है लिख देंगे जी भैया। यहाँ पर पूछ लेगा भारत के लिंगानुपात और सबसे कम जिस राज्य का लिंगानुपात है उसके बीच का अंतर, तो 943 और 879 के बीच का अंतर क्या है। एक बच्चा पूछ रहा है भैया साक्षरता दर क्या होता है। दोस्त रिसर्च करनी है इस बात के बारे में, रिसर्च किया करो, मैंने कहा ना कॉपी पे लिख लिया करो ऊपर। यू आर ए स्टूडेंट, यू हैव नेट, आपके पास इंटरनेट है, उसका सदुपयोग करें। सब कुछ आप जान सकते हैं अगर आप सच में जानना चाहते हो, और नहीं जानना चाहते तो कुछ भी नहीं जान पाओगे, मेरे बताने के बाद भी नहीं जान पाओगे। साक्षरता दर हम आपको धीरे धीरे बताएंगे कि 7 वर्ष से अधिक के बच्चों को काउंट किया जाता है। 7 वर्ष से अधिक का जो बच्चा, और हमारे यहाँ तो साक्षरता दर को गलत तरीके से भी बढ़ा दिया जाता है कि वैश्विक रूप से कहीं ऐसा तो ना है कि भारत में शिक्षा कमजोर है। तो एक बार तो बड़े बूढ़ों बुजुर्गों को स्कूल में बिठा लिया, उनको नाम लिखवाया, साइन करने सिखाए, और जितने बड़े बूढ़े जो कभी लिखना नहीं जानते उनको उनका नाम लिखना सिखाया और उनको साक्षर गिन लिया। ठीक है, पूछना अपने बाबा दादी से कि कभी स्कूल में बुलाया गया था ऐसे, जी हाँ, उनको नाम लिखवा के उनको साक्षर में काउंट कर लिया। ऐसे साक्षरता दर बढ़ा देते हैं। नाबार्ड, नाबार्ड का फुल फॉर्म कितने लोग जानते हैं, थम्स अप करें। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर, इसी कक्षा में हमने लिखा था, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि कृषि और ग्रामीण विकास के लिए, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए साथी क्या होता है आपका, ये एक नाबार्ड होता है। किसानों को फसली ऋण प्रदान करता है, या फिर आपका भविष्य के जो फ्यूचर की रिसर्चेज हैं हमारी उनको करता है। ग्रामीणों को रोजगार देता है जैसे कि मनरेगा है, या कृषि के प्रचार और विकास के लिए, किसके लिए है, कृषि के साथ ही डेवलपमेंट के लिए, जो साथी आपका ऋण का प्रवाह है, जो आपका साथी आपका क्रेडिट फ्लो होता है उसको आसान बनाता है। ठीक है, मुझे बताओ नाबार्ड की जो स्थापना हुई वो किस वर्ष में हुई थी। नाबार्ड की स्थापना आपको साथी मैंने बताया है, तो आप बोलेंगे नाबार्ड की स्थापना भैया आपका 12 जुलाई 1982 को हुई थी। 1982 को किस समिति ने इसकी सिफारिश की थी, तो याद रख लेना, शिवरामन कमेटी की सिफारिश पर इसको गठित किया गया। शिवरामन समिति की सिफारिश पर इसको गठित किया गया था। और साथ ही आपसे पूछे नाबार्ड एक्ट कब आया, तो नाबार्ड एक्ट 1981 में आया था। ठीक है, नाबार्ड एक्ट 1981 में आया था। इसके वर्तमान अध्यक्ष साथी कौन है जरा बताएंगे, इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है। नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष हैं गोविंद चिंतालू। क्या बोलोगे, गोविंद चिंतालू, यही है ना, अभी चेंज नहीं हुए ना, जरा बताएंगे। आप लोग करंट अफेयर्स में मुझसे ज़्यादा जुड़े हुए रहते हैं। वर्तमान अध्यक्ष में, और साथ ही इसका जो बजट था स्थापना का, वो 100 करोड़ था। एक बार बताएंगे साथी, गोविंद चिंतालू ही है ना। ठीक है, क्या बोलेंगे आपका नाबार्ड का हेडक्वार्टर और बताएं। एक बार सारे दोस्त बोलेंगे नाबार्ड का हेडक्वार्टर आपको मैंने कहाँ पर बताया था, तो नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का जो साथी हेडक्वार्टर है वो आपका दोस्त कहाँ पर है भैया जी, मुंबई में है। ठीक है भाई साहब, कहाँ पर होगा, मुंबई में होगा। आगे आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाणिज्यिक बैंक है। मैं आपसे पूछूं साथी, पूछ रहा है कौन सा कॉमर्शियल बैंक है। वर्तमान में देश में कुल साथी वाणिज्यिक बैंक कितने हैं आप बताएं। कुल आपका साथी हमारे देश में जो टोटल, अब तो कई का आपस में क्या हो गया है, विलय हो गया है, हम उस विलय को भी जानेंगे और पढ़ेंगे। कुल कॉमर्शियल बैंक देश में वर्तमान में कितने हैं जरा बताएंगे, कुल बैंक। तो इनमें से कौन सा, स्टेट बैंक, आरआरबी तो है नहीं, क्षेत्रीय ग्रामीण के लिए। रिजर्व बैंक तो भारत का क्या है, ये सेंट्रल बैंक है, ये क्या है, ये सेंट्रल बैंक है इंडिया का। सहकारी बैंक ये कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं आपका। तो बताएंगे जी, कुछ दोस्त लिख रहे हैं 14, गलत उत्तर है दोस्त, हमारे देश में कुल राष्ट्रीयकृत बैंक, गलत लिख रहे हैं बहुत सारे बच्चे। आपको रिसर्च का काम दे देते हैं, कई दोस्तों ने ठीक उत्तर भी लिखा है 12 12 12 12 12। क्या बोलेंगे आपका भारतीय स्टेट बैंक एक आपका क्या है, एक कॉमर्शियल बैंक है। ठीक है, बताएंगे इसके बारे में। विद्युत धारा की अगर हम बात करते हैं तो उसका पता या उपयोग लगाने जाने वाला उपकरण कौन सा होगा। जैसे दोस्त विद्युत धारा का पता लगा रहे हैं, माप नहीं रहे हैं। आपसे पूछे इलेक्ट्रिसिटी का जो मापन होगा, विद्युत धारा का जो साथी मापन होगा, जो मेजरमेंट होगा, वो तो अमीटर से होता है। किससे होता है, अमीटर से होता है। ठीक है, क्या बोलेंगे, अमीटर से। लेकिन उसकी उपस्थिति की भैया करंट है या नहीं है, तो क्या बोलेंगे, वो आपका गैल्वेनोमीटर से होगा। अल्टीमीटर ऊंचाई में आपको बता चुका, फेदोमीटर साथी आपका क्या होता है, वो समुद्र की गहराई बताता है, डेप्थ ऑफ सी बताता है। क्या बताता है, डेप्थ ऑफ सी बताता है।
किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होता है, बताएंगे जी। गतिज ऊर्जा, ये दोनों चीजें हम जानेंगे साथी। तो किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा अर्थात काइनेटिक एनर्जी, और साथ ही आपका स्थितिज ऊर्जा अर्थात पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों मिलके क्या बनाती हैं ये आप बताएंगे। तो आप कहेंगे भैया ये दोनों मिलके बनाती हैं क्या, कुल यांत्रिक ऊर्जा। क्या बनाएंगी, कुल यांत्रिक ऊर्जा बनाती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। क्या बनाएंगी, ये आपका यांत्रिक ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा किसकी वजह से होती है दोस्त, जरा बताएं। जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है वो किस वजह से होती है, किसी वस्तु की साथी गति की वजह से। जैसे मुझे बताएं, कुछ उदाहरण बताएं। बहते पानी में मैं आपसे पूछूं कौन सी ऊर्जा होगी, तो बहते पानी में आप क्या कहोगे, भैया गतिज ऊर्जा होगी। मैं आपसे पूछूं चलती गाड़ी में साथी कौन सी ऊर्जा होगी, चलती गाड़ी में कौन सी ऊर्जा होगी। ऐसे कुछ उदाहरण आप बनाएं। उड़ते हुए जहाज में, चलती हुई साइकिल में, चलते हुए व्यक्ति में, जो चीज़ें गति में है, मोशन में है, उसको बोलते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का हम जो कैलकुलेशन करते हैं हाफ mv² से करते हैं। m फॉर मास, v फॉर वेलोसिटी। तो वेलोसिटी रहेगी। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाले क्वेश्चनों में कि वेग आधा कर दिया जाए तो गति कितनी हो जाती है, चौथाई कर दिया जाए, दुगुना कर दिया जाए। स्थितिज ऊर्जा साथी जिसको हम U बराबर mgh से डिनोट करते हैं। mgh ये किसकी वजह से होती है, वस्तु की स्थिति की वजह से। किसकी वजह से, स्थिति की वजह से। जैसे स्थिति वजह से कैसे, जैसे बांध का पानी वो रुका हुआ पानी है, डैम वाटर जो होता है, बांध का जो साथी पानी होगा आपका। जैसे मैं बोल दूं रुकी हुई गाड़ी आपका वो कैसी है, विराम अवस्था में है। क्या है वो, आपका स्टैटिक पोजीशन में है। तो जो स्टैटिक पोजीशन की वजह से है वो होगी स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, क्या बोलेंगे, स्थितिज ऊर्जा होगी। बोलेंगे भैया फटाफट से, भैया वर्तमान में नाबार्ड के आपका क्या बोलेंगे, वर्तमान में नाबार्ड के श्री साजी के भी हैं। एक बच्चे ने बताया है, भी जरा इसको देखना आप लोग, है ना। वो बच्चा बता रहा है क्योंकि मुझे ये गोविंद चिंतालू याद थे, इसीलिए मुझे लग रहा था कि शायद ये बदले हैं, इसीलिए मैं आपसे पूछ भी रहा था। गोविंद चिंतालू आप एक बार श्योर करना, है ना, तब मुझे बताना। देख के अभी एक बार देख लेते हैं, एक बार मैं देख लूँ इसको, एक सेकंड। ऐसा नहीं कि भैया देख रहे हैं, भैया गलत नहीं होना चाहिए, होशियार बनने की जरूरत नहीं है ना, सही रहता है वो। जी भाई साहब एकदम ठीक हैं आप, साजी केवी होंगे। कौन होंगे, साजी केवी। अभी मैंने तुमसे पूछा जब तो सारे गोविंद गोविंद लिख रहे थे। साजी केवी, तुम भी मेरी तरह ही हो ठप एकदम, साजी केवी। ठीक है, क्या बोलेंगे, साजी केवी होंगे, एकदम से ठीक है। गलती तो नहीं करेंगे साथी आपका गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में। ठीक है, आगे आएंगे नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसे पर्ल एस या मुक्ता भस्म कहा जाता है, पर्ल एस या मुक्ता भस्म कहा जाता है, बताएंगे। तो क्या कहेंगे, पर्ल एस क्या होता है आपका Na2CO3, ये तो सोडियम कार्बोनेट है। देखो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला किसी का भी देगा, क्योंकि विज्ञान के बहुत जटिल प्रश्न आपको नहीं देता। सिर्फ SSC CGL मेंस में जो 2-3 क्वेश्चन आएंगे विज्ञान के वो जटिल आते हैं। ठीक है, बाकी प्रीलिम्स में नहीं देता कठिन। NaHCO3 ये सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। क्या होगा, ये सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। बाकी किसी भी फॉर्मेट में, ना MTS में ना आपका CPO कठिन नहीं देगा। K2CO3 ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये वाला क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, आगे आएंगे नेक्स्ट। इनमें से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम है, इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी कि आपका साथी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो सबसे कम है वो किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता, ये आर्गन की, क्योंकि आर्गन का पेट भरा हुआ होता है। संयोजकता शून्य, 18 परमाणु क्रमांक, 2,8,8 इसका परमाणु विन्यास, खाली ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन क्या लेगा, स्पेस ही नहीं है, इसका पेट भरा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती क्या है, इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की शक्ति होती है। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट यानी कि आपका अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रॉन को साथी बांधने की जो शक्ति है, बांधने की जो शक्ति है, और उसके बाद में जो एनर्जी, जो साथी आपका एनर्जी रिलीज होती है, इसी को हम कहते हैं क्या, आपका इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है, वो सबसे कम किसकी है साथी, आपका आर्गन की। तो सबसे ज्यादा किसकी होती है, सबसे ज्यादा क्लोरीन की होती है, सबसे ज्यादा किसकी होती है, क्लोरीन की होती है। ऐसे ही साथी फ्लोरीन के बारे में याद रख सकते हैं, फ्लोरीन को याद रख लेना, इसकी जो विद्युत ऋणात्मकता है, विद्युत ऋणात्मकता है साथी, वो सबसे ज्यादा होती है। विद्युत ऋणात्मकता यानी कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो सबसे ज्यादा होती है। ठीक है,
इलेक्ट्रॉन, यानी एनर्जी कम रिलीज करते हैं, वो एनर्जी उसमें ज़्यादा रिलीज करते हैं। ठीक है, आगे आएंगे। बहुत बढ़िया, आगे आएंगे। नेक्स्ट है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है, बोलेंगे, फटाफट से बताएंगे। दांत खराब फ्लोरीन, फ्लोरीन से नहीं होते दांत खराब, फ्लोराइड से होते हैं। मुंह की पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाती है, दांत तब खराब होते हैं, फ्लोराइड्स हो जाए उसकी वजह से दांत खराब होते हैं, फ्लोरीन की वजह से नहीं, ऐसे मत बोलो। निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है? एओर्टा, जिसको महाधमनी के नाम से हम क्या जानते हैं, किस नाम से? महाधमनी के नाम से जानते हैं। और क्या काम करती है? रक्त को पंप करने का काम करती है। क्या करती है? रक्त को पंप करने का काम करती है। कौन सा रक्त प्रकार सार्वभौमिक दाता होता है? यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है? ये बेसिक क्वेश्चन है ब्लड के, हम ब्लड के फिर टिपिकल क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव या ओ पॉजिटिव? तो बोलेंगे ओ नेगेटिव होता है जो सबसे बड़ा दाता होता है। ठीक है, और जो ग्राही होता है साथी, जो आपका सार्वभौमिक यूनिवर्सल साथी, जो एक्सेप्टेंस रखता हो ब्लड ग्रुप की, सार्वभौमिक जो ग्राही है वो कौन सा होता है? वो ए बी होता है। कौन सा होता है? ए बी होता है। मुझे बताओ, जो ब्लड ग्रुप है, जो रक्त समूह है, उनकी खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी साथी, 1901 में। किसने? कार्ल लैंडस्टीनर ने। क्या बोलेंगे? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। ठीक है, लेकिन रक्त परिसंचरण तंत्र पूछ ले, रक्त परिसंचरण तंत्र की रक्त पूरी बॉडी में कैसे कैसे घूमता है, क्या पूछे आपसे? जो रक्त का परिसंचरण होता है, जो ब्लड फ्लो होता है, ब्लड फ्लो जो सिस्टम है, उसको किसने बताया था? रक्त परिसंचरण तंत्र को किसने बताया था? वो विलियम हार्वे ने बताया था। किसने बताया था? वो विलियम हार्वे ने बताया था। ठीक है, विलियम हार्वे। ठीक है, दोनों को याद रखने में। असम राज्य में नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ वेलोर, क्या बोलेंगे? स्टैचू ऑफ वेलोर का अनावरण किया। स्टैचू ऑफ वेलोर किसको समर्पित है? स्टैचू ऑफ वेलोर का संबंध किससे है, बताएंगे एक बार। स्टैचू ऑफ वेलोर, तो क्या बोलेंगे आपका? जंबो नाथ लोधर को, उल्फाई योद्धा लाचित बोलफुकरम को, या अली अख्तर को? तो क्या बोलेंगे? योद्धा लाचित बोलफुकरम, वहां के साथी आपका फाइटर रहे असम के। ठीक है, यहीं पर साथी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। स्टैचू ऑफ वेलोर हो गया आपका। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी किसके लिए है, बोलेंगे? स्टैचू मतलब प्रतिमा, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, इक्वलिटी का मतलब समझते हैं समानता, कि हम सब समान हैं, हम जितने भी सब हैं हम भाई बहन हैं, ना तो हम धर्म के अनुसार बटे हुए हैं, ना हम जाति के रूप में बटे हुए हैं, कोई माने सो माने, हम नहीं मानते। क्या बोलेंगे आपका? समानता। कौन है? संत रामानुजाचार्य। और ये कहाँ पर स्थित है? संत रामानुजाचार्य, ये कहाँ पर स्थित है साथी? आपका हैदराबाद में है। क्या पूछेगा? तो कई बार क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि आपका स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पर है, तो संत रामानुजाचार्य के लिए हैदराबाद में है। आपसे पूछेगा स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी कहाँ पर है? स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी, क्या बोलेंगे? प्रोस्पेरिटी किसको बोलते हैं? समृद्धता को। और ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। तीसरा आपसे पूछेगा स्टैचू ऑफ साथी नॉलेज कहाँ पर है? ज्ञान की जो साथी प्रतिमा है वो कहाँ पर है? स्टैचू ऑफ नॉलेज पूछ लेगा। आपसे पूछेगा स्टैचू ऑफ पीस कहाँ पर है? स्टैचू ऑफ पीस भारत में कहाँ पर है? आपसे साथी पूछेगा स्टैचू ऑफ यूनिटी पूछ लेगा। यूनिटी कहाँ पर है? एकता के लिए, किसके लिए? एकता के लिए कहाँ पर है? क्या बोलेंगे भैया? समृद्धि के लिए कहाँ पर है? श्रीनाथ कैंपगोड़ा। क्या बोलेंगे? श्रीनाथ कैंपगोड़ा के लिए ये है आपका। और कहाँ पर है कैंपागोड़ा? ये आपका यहाँ पर कैंपागोड़ा आपका साथी एयरपोर्ट भी है। और ये कहाँ पर है? बेंगलुरु में है, कर्नाटक बेंगलुरु में है। कहाँ पर है? कर्नाटक बेंगलुरु में ये स्थित है। स्टैचू ऑफ नॉलेज ये किसके लिए है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के लिए है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के लिए है। और ये कहाँ पर है साथी? आपका लातूर, क्या बोलेंगे? लातूर महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर है? लातूर महाराष्ट्र में। स्टैचू ऑफ पीस आपसे पूछे विजय वल्लभ की याद में है, किनकी याद में? विजय वल्लभ। और इनका संबंध कहाँ से था साथी? आपका क्या बोलेंगे? ये पाली राजस्थान में है। कहाँ पर है? पाली राजस्थान में ये स्थित है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी किसके लिए है? वल्लभ भाई पटेल जी के लिए है। क्या बोलेंगे? वल्लभ
वल्लभ भाई पटेल जी के लिए है। और ये कहाँ पर है दोस्त आपका? भैया गुजरात में है। और गुजरात में कहाँ पर है आपका? नर्मदा जिले में है। क्या बोलेंगे? नर्मदा जिले में है आपका। क्या बोलेंगे? नर्मदा जिले में। गलती नहीं करेंगे जी? नहीं भैया। आगे आएंगे नेक्स्ट। श्रीनाथ वीर महोत्सव उत्सव किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? कहाँ पर बनता है श्रीनाथ वीर महोत्सव उत्सव? कहाँ पर? महाराष्ट्र में साथी आपका। जी भैया, महाराष्ट्र एक सही उत्सव हो जाएगा। अगर मैं 2023 और 24 के नए उत्सव आपको बताऊं जो हाल ही में आपका मनाए गए कहीं पर, 2023 और 24 के फेस्टिवल्स जरा बताना। 2023 और 24 में जो फेस्टिवल्स बहुत चर्चा में रहे साथी, फेस्टिवल्स उनमें इम्पोर्टेंट हैं आपके, कुछ कुछ बताते हैं आपको। जैसे पर्पल फेस्टिवल कहाँ का है? पर्पल फेस्टिवल ये कहाँ पर आयोजित हुआ? पर्पल फेस्टिवल साथी आपका ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ। केला उत्सव कहाँ पर? बनाना फेस्टिवल साथी क्या बोलोगे? केला उत्सव मेरे दोस्त कहाँ पर आपका आयोजित हुआ? तो आप बोलेंगे एमपी में। डोस मोचे उत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ आपका? बहुत इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो। डोस मोचे उत्सव तो बोलेंगे भैया लद्दाख में आयोजित हुआ। कहाँ पर? लद्दाख में आयोजित हुआ आपका। इंटरनेशनल ऊंट उत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ? इंटरनेशनल ऊंट फेस्टिवल आपका साथी बीकानेर राजस्थान में आयोजित हुआ। क्या बोलेंगे? बीकानेर राजस्थान में आयोजित हुआ। गोले मेला कहाँ पर आयोजित हुआ आपका? गोले मेला ये कहाँ पर आयोजित हुआ? उधमपुर में आपका। उधमपुर आपका क्या बोलेंगे? जम्मू कश्मीर का जो उधमपुर है, ठीक है। कार्बी युवा उत्सव बहुत इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो, आगामी परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेगा। कार्बी युवा उत्सव ये साथी असम का है। कहाँ का है? असम का है। और चंदूबी उत्सव मैंने अभी कक्षा में आपको बताया था, चंदूबी उत्सव बहुत चर्चा में रहा, जो कहाँ का है आपका? असम का। चंदूबी उत्सव कहाँ का है? असम का है। चंदूबी उत्सव कहाँ का है? असम का। तो पर्पल क्या बोलेंगे? नई दिल्ली का। केला फेस्टिवल पूछे साथी एमपी का हो जाएगा। डोस मोचे लखनऊ का, सॉरी डोस मोचे आपका लखनऊ बोलो, लद्दाख का हो जाएगा। इंटरनेशनल ऊंट आपका बीकानेर का। गोले मेला उधमपुर का। कार्बी युवा उत्सव आपका साथी असम का। चंदूबी कहाँ का? आपका असम का है। भारत का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, मुझे बताओ डॉल्फिन को साथी हम कौन सा जीव कहते हैं? ये हमारा क्या है? ये एक राष्ट्रीय जलीय जीव है। क्या है ये साथी आपका? क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय जलीय जीव। हमने इसको किस वर्ष में घोषित किया था आप बताएंगे? राष्ट्रीय जलीय जीव इसको 2008 में घोषित किया गया। कब? 2008 में घोषित किया गया। तो ये कहाँ पर खुला है आपका सेंटर? ये पटना में खुला है। क्या बोलेंगे? ये पटना में खुला है। और साथ ही अभी मार्च 2024 में इसको ओपन किया गया। मार्च 2024 में। कौन है सीएम बताएंगे बिहार के? आपका सीएम नीतीश कुमार। क्या बोलोगे? सीएम नीतीश कुमार। सीएम नीतीश कुमार हैं, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। मुझे बताओ आप डॉल्फिन का साथी, डॉल्फिन का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है? सभी वैज्ञानिक नाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको रिसर्च करना जरा। वैज्ञानिक नाम आपका डॉल्फिन का प्लेटानिस्टा गैंगेटिका। क्या बोलेंगे? प्लेटानिस्टा प्लेटानिस्टा आपका प्लेटानिस्टा गैंगेटिका। कहाँ कहाँ पर मिलती है? ये गंगा में मिलती है। तो ऐसे गंगा टिका ऐसे याद रख लो, गंगा में टिकी रहती है, गंगा में टिकी हुई रहती है भैया, ठीक है, गंगा में ये टिकी रहती है, ठीक है। आगे आएंगे। किस फिल्म को 96वें अकादमी पुरस्कार 2024 में बेस्ट पिक्चर के लिए, अकादमी पुरस्कार किसको बोलते हैं? ऑस्कर को ही बोलते हैं। किसको बोलते हैं? ऑस्कर। ऑस्कर को ही हम कहते हैं। और ऑस्कर की साथी मुझे बताएं शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑस्कर पहली बार कब दिए गए थे? तो आप बोलेंगे ऑस्कर की शुरुआत 1929 में हुई। और कौन सा साथी? कोडेक थिएटर। क्या बोलेंगे? कोडेक थिएटर इसको देता है। क्यों? कौन देता है? कोडेक थिएटर इसको देता है। और कोडेक थिएटर में दिए जाते हैं अम्पास के द्वारा। किसके द्वारा? एम्पास द्वारा इनको दिया जाता है। अम्पास क्या है साथी आपका? अकेडमी फॉर M4 मोशन, अकेडमी फॉर मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज। क्या बोलेंगे? मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज, ठीक है। ये क्या है? अम्पास द्वारा इनको दिया जाता है। और 2024 में ये ओपन हीमर को दिया गया, ठीक है। बेस्ट एक्टर किसको दिया गया था? इसी मूवी के लिए रहे थे बेस्ट एक्टर साथी। कौन रहे थे? तो बेस्ट एक्टर सिलियन मर्फी। किस मूवी के लिए? ओपन हीमर के लिए ही रहे। क्या बोलेंगे? सिलियन मर्फी। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी किसको मिला साथी आपका? इसी मूवी के लिए मिला। और कौन थे इसके डायरेक्टर? बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर, कौन थे?
क्रिस्टोफर नोलन थे। तो क्रिस्टोफर नोलन, इनको साथ ही आपका बेस्ट डायरेक्टर का, दोनों इसी मूवी से संबंधित थे, ठीक है, इसी मूवी से। आज का गृह कार्य का प्रश्न है होमवर्क, गृह कार्य मतलब होमवर्क, और आज का गृह कार्य है 96वें ऑस्कर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार किन्हें मिला, बताएंगे जी, किनको मिला, क्या बोलेंगे जी। मैंने रक्त की खोज की है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आपको भी साथी एक दिन हम नोबेल देंगे, ठीक है, नोबेल आपको भी दिया जाएगा जब आपको साथी लगभग अगर हम बात करें 5000 वर्षों के बाद में मरणोपरांत कैटेगरी में फिर देंगे, ठीक है। बहुत अच्छी खोज आपने की है और तुम एक वाह किया करो, मेहनत किया करो, और याद रख लेना, तूने उसे आवारा कह दिया और मलाल तक नहीं, समझना, सुनना, महसूस करना, तूने उसे आवारा कह दिया और थोड़ा मलाल तक नहीं, वो शख्स जो तेरे दीदार के लिए तेरे शहर से कई कई बार गुजरा, तो भाई दिल पे लगती है। ख्याल रखो अपना बहुत सारा। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। कल संडे है और संडे आराम से रहा करो, इस दिमाग को साथी पैनिक की स्टेज में मत पहुंचाओ, बस मेहनत से पढ़िए। जो घंटे आपके होते हैं निश्चित क्वालिटी टाइम के, कहीं इस चक्कर मत आना तुम 14 घंटे 16 घंटे, जो पढ़ पाए अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ आइडियल स्टडी टाइम आपका 6 से 10 घंटे के बीच का होता है। एक स्टूडेंट को इतना पढ़ना भी चाहिए, बहुत मेहनत किया करो। एकदम से सब कुछ नहीं जान लोगे एक ही दिन में, उतना संतोष रखो कि हाँ धीरे धीरे जान लेंगे। अगले 2 महीने में चीज़ें हो जाएंगी अच्छी, अगले 3 महीने में चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, अगले 1 महीने में हो जाएंगी। पीछे से करते आ रहे होगे आप लोग, इतने दिनों आपको हो गए तैयारी करते हुए, तो आप कहेंगे भैया कि एक समय पे एक ही दिन में सब कुछ नहीं जान लेना। क्रमिक तरीका होता है चीज़ों को जानने और समझने का, ये पूरा जीवन सीखने का है। लेकिन स्टूडेंट्स के पास लिमिटेड टाइम होता है अपनी परीक्षा का, तो उसके लिए धैर्य रखो कि भैया सीख लेंगे। और ख्याल रखिए अपना बहुत सारा, अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते रहें। भैया डॉल्फिन को साथी पहली बार जो साथी लिख रहे 2009, मैं आपको बता दूं साथी, डॉल्फिन के लिए साथी जो घोषणा की गई आपका वो 2008 में की गई, उसको जलीय जीव बनाने के लिए। ऑफिशियली आपसे कभी पूछे आप अपनी कॉपी पे यहीं लिख सकते हैं कि उसको जलीय जीव आपका साथी, अगर हम बात करें जलीय जीव जो आपका घोषित किया गया वो 2009 में घोषित किया गया, ये लिख सकते हैं आप उस पर। ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, थैंक यू, लव यू ऑल, सबको नमस्ते।